बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 12 से, जहाँ पर अल्लाह ताला अपनी निशानियों के हवाले से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वजअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहार वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अदद-अस्सिनीन वल हिसाब वकुल्ल शैइन फ़ज़लनाहु तफ़ज़ीला। इसका तर्जुमा है, और हमने रात और दिन को दो दो निशानियां बनाया, फिर हमने रात की निशानी को मिटा दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब जान सको। और हमने हर चीज़ को खोल खोल कर बयान कर दिया। कुरान करीम एक ऐसी हिकमत और एक ऐसी दानाई की, ऐसी हिदायत पाने वाली किताब है जिसमें हमें ज़िंदगी गुजारने का न सिर्फ तरीका मिलता है, बल्कि अल्लाह ताला की निशानियाँ जो मौजूद हैं इनकी एग्जिस्टेंस का सबूत भी मिलता है। और फिर उसके साथ साथ ये बनाई किस लिए गई हैं उसका मकसद भी पता लगता है। तो रात और दिन जिस तरीके से एक अपने मिदार में जा रहे हैं, इससे ये वजाहत तो मिलती है कि एक ही खुदा है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो वैल्यू भी मिलती है कि इसी प्रिसीजन की वजह से अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बाद आप लोगों को इन्हीं दिन और रात की तब्दीली से यह हिसाब होता है कि कितना अरसा गुजर चुका है, कितने दिन गुजर चुके हैं और कितने साल गुजर चुके हैं। हिकमत और गहरे मफहूम की अगर हम इसमें बात करें तो रात और दिन का आना जाना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक मुकर्ररा हिसाब और नज़म के तहत बनाया गया है। और ये अल्लाह की कुदरत और मंसूबा बंदी की आला मिसालों में से एक मिसाल है। अदद-अस्सिनीन मतलब के बरसों का हिसाब कर सकें, और हिसाब पैमाइश। और ये आयत बताती है कि वक्त की गिनती, दिन, महीने, साल, कैलेंडर और हिसाब किताब। और इसमें अमली ज़िंदगी में जो रहनुमाई हमें मिलती है कि इंसान को सिखाया गया है कि वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दिन और रात को दो निशानियों में बनाया और फिर रात की निशानी को मिटा दिया और दिन को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको। इससे गोया ये मालूम हुआ कि रात सोने के लिए बनाई गई और दिन काम करने के लिए बनाया गया। जिस तरीके से अल्लाह कुरान की एक और आयत में जिक्र फरमाते हैं जुम्मे के हवाले से, जहाँ पर वो जुम्मे की तलकीन कर रहे हैं, उसी के साथ ही जिक्र कर रहे हैं कि जब जुम्मा पढ़ लो और नमाज अल्लाह की अदा कर लो, तो फिर उसके बाद वहां से निकल जाओ और मेरी ज़मीन में फैल जाओ और फिर मेरा फजल को तलाश करो। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसके हवाले से अल्लाह ताला हमें कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत रखी गई है, और फिर उसके साथ अल्लाह ने जहां पर रिस्क का वादा रखा है वहां पर यह भी शर्त है कि आप लोग निकलें अल्लाह की ज़मीन में और वहां पर अल्लाह का फजल तलाश करें। आजकल हमें पता है कि हमारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, रात दिन, दिन रात में कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन कुरान इस बारे में वजाहत फरमाता है। आप देखें तो सुबह सुबह चरिंद परिंद का जागना अल्लाह ताला की इस बात की निशानदेही करता है कि दिन बनाया गया है काम करने के लिए, रिस्क ढूंढने के लिए, और रात बनाई गई है आराम करने के लिए। आज साइंस के मुताबिक भी ये बात साबित होती है कि रात की नींद का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। रात की 1 घंटे की नींद दिन के 6 घंटे की नींद की बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि रात को ऑटोमेटिकली हर चीज डाउन में चली जाती है, सूरज नीचे चला जाता है, और नींद तब अच्छी आती है जब रात हो, जब यानी कि अंधेरा हो। तो वो अंधेरे से जो माहौल बनता है वही आपको पुरसुकून कैफियत देता है, और दिन की रोशनी, हर चीज दिन में नजर आती है तो रिस्क कमाने में आसानी मिलती है। ये आयत का वो खुलासा था जो आप तक हमने पहुंचाया। बिल्कुल दुरुस्त नजम, मैं जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि पांचों नमाजों और पांचों नमाजों के जो औकात हैं उसमें से भी हमें ये बताया गया है कि फजर जो है आप आपको बताता है जी सुबह हो गई अब आप उठ जाए, फिर जोहर आपको बताता है कि जी थोड़ा सा सस्ता लो, कैलूला ले लो, उसके बाद असर जो है उसमें होता है कि अब अपने कामों से थोड़ी सी फुर्सत निकाल के घर की तरफ रवाना हो जाओ। फिर मगरिब हमें बताता है कि जी पांचों औकात जो हैं वो अब मिल चुके हैं, सो अब आराम करें घर पर, अपने फैमिली को टाइम दें। और इशा जो है वो आपको बताती है कि इसके बाद अब आपने सोना है। एग्जैक्टली जी। सो बाकायदा तौर पर जी न्यूज़ सेगमेंट का आगाज़ करते हैं सुबह की खबर। और हमारे पास आज सबसे पहले क्या खबर है? पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान $603 मिलियन के 3 मुआहदे तय पा गए हैं।
पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक जो है वो पहले से भी आपको पता है कि इस्लामी तरक्याती इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है वो कंट्रीज़ को कर्जे भी देता है, मुआहदे भी करता है ताकि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ा सकें। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जानिब से जारी सरकारी एलामिया के मुताबिक ये मुआहदे इस्लामाबाद में आला सतह के मुज़ाकरात के बाद तय पाए हैं। एलामिया के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक ISDB तकरीबन $603 मिलियन मालियत के 3 कर्जे फराहम करेगा। इन मुआहदों में मोटरवे के एक हिस्से की तामीर और समाजी शोबे के 2 अहम मंसूबे शामिल हैं। ये कर्जे M6 सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे, इंतहाई गरीब और सैलाब से मुतासरा घरानों के लिए गुर्बत से निजात का मंसूबा PGEP जो मुंतखब इंतहाई पसमानदा अजला और सैलाब मुतासरा इलाकों की में नाफिज किया जाएगा। सो बेसिकली ये जो मुआहदे किए गए हैं इसमें से एक तो ये है कि जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके लिए घर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो पावर्टी से नीचे जा रहे हैं, जो दबते जा रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी की हम कह सकते हैं कि न्यूज़ आई है कि उनके लिए घर प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके लिए और भी अब सहूलियात फराम करने की कोशिशें होंगी और साथ ही जो M6 सक्कर से हैदराबाद का मोटरवे है उसका तामीर भी होगी। बिल्कुल जी, और आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे अगली खबर के हवाले से जहाँ पर बड़े ही मज़े की दिलचस्प किस्म की खबर है। मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई है इस खबर में और मैं हैरान हुआ हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हैंड कर हो गया है। ठीक है, तो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और बड़े पंजाबी किस्म के बड़े जाने माने। ठीक है, तो ख्वाजा आसिफ साहब को किसी साहब ने दावत दी कि आप आएँ और पिज़्ज़ा हट की ब्रांच जो है उसकी ओपनिंग करें। तो वो पहुंच के वहाँ पर उन्होंने जाके उसका इफ्तिताह किया और बड़ी पिक्चर सारा माहौल हुआ। उसके बाद पता चला कि पिज़्ज़ा हट वालों ने केस कर दिया। पिज़्ज़ा हट वाले कहते हैं कि वो हमारी ब्रांच ही नहीं है ये कैंट के अंदर। अब ये वाकया क्या, 20 जनवरी को इन्होंने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह जिस तरीके से पुरतपाक तरीके से हो रहा है, उनको अंदर शॉप विजिट करवाई जा रही है, मालूम तो ऐसा पड़ा है इंटरनेशनल चेन का विजिट हो रहा है। लेकिन पिज़्ज़ा हट ने अपने बाकायदा तौर पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सियालकोट कैंट में खुलने वाली इस ब्रांच से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे लोगों का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कंपनी ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। बयान में कहा गया है कि मज़कूरा आउटलेट पिज़्ज़ा हट के बैनुल अक़वामी मयार, तरकीबों, फूड सेफ्टी और ऑपरेशनल उसूलों पर भी अमल पैरा नहीं है। तो इसलिए हमने इन पर केस किया है ताकि कोई इसका ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब यही बात है, किसी भी चीज़ का जो है वो गलत इस्तेमाल आजकल हमें कहीं भी नज़र आ रहा है। बट जिन लोगों को, अब जैसे मैं उस दिन ये बात कर रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे नौशहरा में भी एक बहुत बड़ी एक चेन है, ठीक है, उसकी फ्रेंचाइज ओपन हुई है। वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि ऑथेंटिक है, ऑल्दो व्हेन आई विजिटेड देयर इट वाज एन ऑथेंटिक वन, बिकॉज मैं चूंकि बहुत ज़्यादा उस वाली में गई हूँ इस्लामाबाद में, सो जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे बिल्कुल विद इन अ सेकंड समझ आ गया ऐसा हो जाता है। अब इस पे डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ का कोई कसूर नहीं है। वाले के बारे में किसी को पता नहीं है ना अभी तो तक। वो इसी तरीके से क्योंकि ख्वाजा आसिफ वहाँ पे पहुंचे थे तो इस हवाले से पता लग गया, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन हाँ, उनका कोई जानने वाला ही होगा जिसकी दावत पर वो वहाँ पर गए थे। अब ये और उनका क्या पता हल्का लगता हो तो इस वजह से वो वहाँ पर गए। जो भी रीजन होगी, हाँ, ये जो है ना वो बंद होनी चाहिए, ये तो बात है। वेल, आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि शूट गन चैंपियनशिप दोहा में जारी है और उसमें पाकिस्तान के कर्नल फरख नदीम ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पहली दफा पाकिस्तान को जी ये एशियन शॉट गन में गोल्ड मेडल मिला है और कर्नल फरुख नदीम उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 119 स्कोर हासिल किया और फाइनल राउंड में उन्होंने 30 में से 27 का जो है वो स्कोर हासिल किया, जिसके बाद उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, खेलते हैं, लेकिन वन ऑफ द शूट गन चैंपियनशिप वो उसी की एक चीज़ है जिसमें यहाँ पर लोग हैं और वो खेल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात भी है, पाकिस्तान की हर जो स्पोर्ट्स में आगे हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जो है आ रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत एक अच्छी और खुशाइंद बात है हमारे फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ेंगे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है जी। स्कॉटलैंड को शिकस्त, पाकिस्तान को पहली कामयाबी हासिल हुई है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रुप C के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों के शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। हरारे में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के 12वें मैच में पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए स्कॉटलैंड की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 187 रन बनाकर ढेर हो गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान टीम ने 188 का रन्स का हदफ दिया
और अच्छा परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी अंडर-19 जो टीम खेल के आई थी एशिया कप में, वो भी बहुत अच्छा खेले हैं। अब जो हम खेल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो आई थिंक अब हमारी फाइनली हमारी आई थिंक क्रिकेट जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन हो गई है। अब लेट्स सी के आगे आने वाला वर्ल्ड कप जो है उसमें क्या पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो क्या कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी ये जो अंडर 19 के बच्चे हैं ये वर्ल्ड कप जीत जाए इस दफा। अल्लाह करे हमारी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं जी हर दिल जो है फेवरेट और हर दिल अजीज शोएब मलिक, उन्होंने PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके फैंस काफ़ी रंजीदा हैं और वो खुद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरा सफ़र जो है यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। 2016 से जारी उनका PSL का ये सफ़र था जिसको इख्तिताम पर पहुँचा। शोएब मलिक का मजीद कहना है क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में मेरी तमाम तर खिदमात जो हैं वो हमेशा हाजिर रहेंगी। मैं PCB का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शोएब मलिक ने अब तक PSL के 10 सीज़न खेले हैं, जिसमें से जब ये टूर्नामेंट मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू हुआ था उससे ऑनवर्ड पाकिस्तान तक उनका सफ़र जारी और सारी रहा। उन्होंने अपनी टीम्स के दौरान 4 टीम्स को ज्वाइन किया था, जिसमें कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की। और 2025 में उन्होंने अपना आखिरी सीज़न क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला था। शोएब मलिक PSL की सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 92 मैचेस में से 2350 रन बनाए और 33.09 की औसत से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। सो हमारी तरफ से बहुत सारी जो है वो बेस्ट ऑफ लक शोएब मलिक के आगे जितने भी वेंचर्स हैं उनके लिए। बट नो डाउट आज भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका इतना स्टेमिना नहीं है जितना शोएब मलिक की फिटनेस है। और वो वही होती है जितनी वो ओल्ड इज गोल्ड होता है, तो जाहिर सी बात है उनकी असल में सिंगल बॉडी रही है थ्रू आउट, सिंगल बॉडी रहे हैं जिसकी वजह से उनको बहुत इस चीज का एज मिला है कि हमेशा वो बहुत अच्छा हमेशा वैसे बात होती है कि आपको ना एथलीट को अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अपने स्टेमिना का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जहाँ पे थोड़ी सी भी अपनी डाइट में जो है आप इधर से उधर हाँ जी करें तो वो आपकी बॉडी पे नजर आने लगता है। तो आई थिंक ही वाज वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट हिज करियर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनकी नॉर्मली बॉडी स्ट्रक्चर, फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो जिस्म में भारी होते हैं और कुछ लोग जो है बहुत स्मार्ट नजर आते हैं। तो ऐसा होता है इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे जी। हमारे पास अगली क्या न्यूज़ है। ग्लेशियर में फंसा कोहे पेमा एक आदमी फंसा था जिसको उसके कुत्ते ने बचाया है। और उनका कहना है कि अगर फ्लिप ना होता तो रेस्क्यू टीम मुझ तक ना पहुंच पाती। आपको बताएं जॉन गिलर जो कि चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखते हैं, स्विस ग्लेशियर में एक घड़े में गिर गए थे। उनके साथ उनका वफादार चिवावा नस्ल का कुत्ता फ्लिप भी था, जिसने न सिर्फ उनके साथ खड़े रहकर उनकी हिफाजत की बल्कि रेस्क्यू टीमों को भी उन तक पहुंचने में मदद की। आई हैव सीन दैट वीडियो और इसमें कुछ इस तरीके से सीन हुआ था। क्यूट इज दैट चिवावा कुत्ता वैसे भी बहुत बहुत क्यूट होता है। हाँ और इसमें ऐसे सीन हुआ था। अच्छा ये कोपेमा के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें भी कुत्ते का नाम फिलिप ही था और वो यही था जिसमें क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ना इसी तरीके से था। तो ये स्कीइंग से ताल्लुक भी रखते हैं और स्कीइंग करते हुए कोई एक तरफ से ग्लेशियर पिघला था या कुछ बर्फानी तोदा आया था और वो इनके ऊपर गिरा था, जिसमें वो अपने कुत्ते को भी पुकार रहे हैं बार बार और साथ साथ जो है वो नीचे उनका ये कहना भी था कि वैसे अक्सर जब मैं यू आर राइट वो स्कीइंग ही कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था जब मैं जाता हूँ तो मैं इनको अपने बैग में मोस्टली लेकर जाता हूँ। लेकिन अब इस दफा वो साथ साथ भाग रहा था। कहते क्योंकि वो सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर चल सकता है तो मैं हमेशा बैग में लेके जाता हूँ। और कहते मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस बार मैं बैग में नहीं लेके गया था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था। क्योंकि अगर वो बैग में होता तो वो भी मेरे साथ गिर जाता और फिर वो मेरे तक किसी की रसाई ही मुमकिन ना हो पाती। तो रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर के थ्रू फिलिप को देखा था और फिलिप की मदद से वो उन तक पहुंचे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि जिंजी मलका से आपको मिलवाते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई क्योंकि इस वक्त तक समझा ये जाता था कि बूमर एज जो है वो राज कर रही है या फिर मिलीनियर्स जो है उनका नंबर आ रहा है, लेकिन आपको मिलवाते हैं स्पेन की जिंजी लियोनोर मलका से। वो हैं कौन? स्पेन की एक शाही तारीख के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है जहां पर 20 साला प्रिंसेस लियोनोर मुस्तकबिल में मुल्क की पहली हुक्मरान मलका बनने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अगर ये मरहला तय पा गया तो वो गुज़िश्ता तकरीबन 150 बरसों में सबसे यंगेस्ट स्पेन की पहली मलका खातून होंगी। बगैर किसी मैंने भी जब कल ये न्यूज़ पढ़ी तो आई वाज फॉलोइंग हर। हाँ मैं उनको काफ़ी टाइम से उनकी न्यूज़ पढ़ रही हूँ तो मैं भी यही सोच रही थी शी इज़ वेरी प्रिटी एंड वेरी टैलेंटेड। वो 5 ज़बानों में महारत रखती हैं। अभी उनकी जो है ट्रेनिंग हो रही है जिसमें वो आर्मी डिफेंस जो जितनी ट्रेनिंग है वो सारी ले रही है। 3 साल ये ट्रेनिंग है। सो शी बेसिकली वो ग्रूम हो रही है एक मलका बनने के लिए। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो पहली खातून होंगी जो बगैर किसी किंग के होंगी। yes. या बगैर किसी किंग के मलका होंगे। वाओ क्या बात है। दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। एंड ये जो है
जेंजी जो है हमने सुना था वर्ल्ड राज करेंगे, सो आई थिंक वो राज अब आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से हम आपको बताते हैं, जहां पर 12 अफराद का 1 मिनट तक गुब्बारे हवा में उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी, जो मैंने भी ये सुना, मैंने कहा वैसे 1 मिनट तक ढेर सारे गुब्बारे हवा में रखना भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अच्छा, ये इस तरीके से हवा में उड़ाने का, मतलब कि वो आपसे गिरे ना, यू आर एंगेज विद इट और आप उसको बार यार ये तो हमारे ऑफिस में हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इनका। अच्छा, कैन यू डू दैट? हाँ, मतलब ये क्या इस तरीके से? इट्स नॉट जस्ट कि आपने हाथों से गुब्बारे उड़ाते हुए उसको बैलेंस रखना है, आपकी इतना स्टैमिना भी होना चाहिए व्हेन यू आर जंपिंग। बहुत जल्दी लोगों को बहुत जो है आसानी से सांस जो है उखड़ना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है सांस उखड़ने से ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है बचपन में, फोकस आपका ना, क्योंकि जब आप इस तरीके से करते 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 आपको चक्कर आ जाते हैं। बिल्कुल ट्रू, वेरी और मुझे इसी तरीके से चक्कर आए थे। मैं बचपन में गिरा, दरवाजे का कोना मुझे लगा और मेरा ये वाला कान यहाँ से कट गया। चेक करें, और अभी 2 मिनट पहले 1 सेकंड पहले ये कह रहे थे मैं करके दिखा देता हूँ ऑफिस में ही। उस वक्त मैं जिम नहीं जाता था, एक्सरसाइज में उतनी फिटनेस नहीं थी, टांगों पे उतना ग्रिप नहीं था। अब बात फुटबॉल खेल सकते हैं आप? मैं फुटबॉल ही खेलता रहा हूँ। ओके, फिर आपका स्टैमिना वी कैन से दैट, बिकॉज़ फुटबॉल सबसे जो है वो मुश्किल तरीन गेम होती है और उसी में आपका स्टैमिना का इम्तिहान लिया जाता है। हमारा यहाँ पर सुबह की खबर का सफर जो है वो खत्म हुआ आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ विल टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। कराची की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और कराची में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। वहाँ पर सिंध हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो वार्निंग्स जारी करते रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं सुनते। अगर आप उन लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत को चाहिए था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए था कि फायर एग्जिट्स बनवाते, हमसे ज़बरदस्ती काम करवाते। दूसरी तरफ वहाँ की अपोजिशन जो है वो कह रही है कि मेयर साहब जो है वही इतनी देर तक 24 घंटे बाद पहुंचे हैं रेस्क्यू की। वहाँ पर टीम्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, फायर फाइटर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है। सो आज MQM के एक रहनुमा वहाँ के MNA हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, ज़मीनी हक़ाइक़ आपको बताएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कराची की सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली गुल प्लाजा, उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से फायर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक ताहाल रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं कर लिया गया। अब ये इनफरादी गलती समझी जाए या इसको मुनज़्ज़म शहरी नाकामी समझी जाए, ये जो भी मामला है इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कराची में गटर के जो खुले हुए ढक्कन हैं उनकी वजह से जो बच्चे और इस तरीके से बहुत सारी अमवात के जो वाक़यात हैं कराची की, आप सड़क पर चले जाएं, वहाँ पर जिस इलाके में घुस जाएं, वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक बेहंगम है, वहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है। ये कराची जो इतनी ज़्यादा आबादी को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, रोशनियों का शहर है, एक बिजनेस हब है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर इतनी नस्लों से लोग आबाद हैं। क्या उसकी कोई प्लानिंग है? क्या उसको फैलाया जा रहा है? उसको किस तरीके से रेगुलराइज किया जा रहा है? इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असम्बली, कराची से ताल्लुक़ है, कराची में मुख्तलिफ सीट्स पर बराजमान रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सबीन गौरी साहिबा, जिनके साथ हम लोग बात करेंगे हमारे आज के इस सेगमेंट में। हमारा सुबह का जो है वो सेगमेंट है सुबह की सियासत, और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सबीन गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे आसान सा सवाल, ये इनफरादी गलती समझी जाए, शहरी इंतज़ामी नाकामी समझी जाए? देखिए, मेरे ख्याल में ये एक क्रिमिनल नेगलिजेंस, एक बद इंतज़ामी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि जब कहीं पे भी आग लगती है, और ऐसे वाक़यात कराची में होते हैं, बहुत बड़ा आबादी वाला शहर है, 2 करोड़ लोगों की आबादी अभी रिसेंट गवर्नमेंट में जो है वो डिक्लेयर की गई, मगर तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है। तो इस हिसाब से जो है वो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो नाकाफ़ी हैं। मगर होता ये कि अगर आग लगने के तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है वो फायर टेंडर्स पहुँचे, जबकि फायर स्टेशन वहाँ से शायद 100 गज़ के फासले पर, उसके बाद उन्होंने जाहिर सी बात है जो अपना काम था वो किया, पानी ख़त्म हो गया,
तो अगर वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टाइम पे वक्त पे पहुँच जाती, अगर जो है मेयर कराची जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो 23 घंटे बाद पहुँचे। मेरी एक कुलीग ने ये भी कहा कि मेयर का या सीएम का वहाँ होना ज़रूरी नहीं था। वाकई में ज़रूरी नहीं था, जब ज़रूरी नहीं था कि उनके बिहाफ पे वहाँ का कोई डीसी, कोई एरिया का ईसी, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो चीज़ों को चैनलाइज कर लेता है। देखें, जब इस तरह का कुछ होता है तो लोग भी जमा हो जाते हैं, अफरा तफरी भी होती है, जहाँ जहाँ खबर पहुँचती है उनके प्यारे जहाँ जहाँ वो कॉल्स कर रहे थे वो लोग भी, तो वहाँ कोई ऐसा मौजूद नहीं था। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी साहब पहुँचे, उस एरिया के जो रुकने कौमी असम्बली अरशद वोरा साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली, वो पहुँचे। मगर देखें, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि गवर्नर सिंध ने जो है वो नेवल हेड को फ़ोन किया और 2 फायर टेंडर्स मंगाए, और उन्होंने फिर, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी, और फिर जहाँ से उन्होंने उस पर वो किया, वहाँ से कुछ लोगों को 20-25 लोगों को बचाया भी गया। मगर अगर 2-3 घंटे में इस आग पे काबू पाने की कोशिश कर ली जाती तो फिर ये जानें बच सकती थी। जो 25-30 जानें बचाई हैं वो 100 भी हो सकती थी, 100 भी हो सकती अगर थी। काम मिनिमम जो है आपका नुकसान होता। मगर सदअफसोस कि सुबह तक, क्योंकि सैटरडे नाइट थी, बहुत रश होता है कराची में और एमजिना रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा, सुबह तक कोई भी ऐसी अथॉरिटी वहाँ मौजूद नहीं थी चीज़ों को चैनलाइज करती। तो इस वजह से जो है वो मेरे ख्याल में 17 साल से, और ये 18वां साल है सिंध हुकूमत वहाँ पे बरजमान है, 3 साल से जो है वो एमक्यूएम के बाइकआउट करने पे जो है वो मुकामी हुकूमत भी जो है, लोकल गवर्नमेंट उनके पास है, मगर उसके बावजूद इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से मसला हल होना था, मगर वहाँ कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ा टैक्स पेयर है कराची, ठीक है, तो उनका जो ताजिर कम्युनिटी की जो बात है इस वक्त कि हमारी जो है मांगे पूरी नहीं होती, हमसे आके कोई बैठ के बात करने के लिए जो है वो करता ही नहीं है इस तरह के हम कोई मुज़ाकरात करें। इज़ दैट ट्रू? देखिए नाजिश, बिल्कुल सही बात है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान का 67% जो है वो कराची देता है, और उसके साथ ही साथ जो सिंध है उसका 96% कराची देता है। मतलब 4% वो भी आप हैदराबाद, नवाब शाह, सक्खर यहाँ से निकालते हैं, और जाहिर सी बात है वो रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो तमाम शहरों में होता है। उसके बावजूद, और जो हमारी ताजर बरादरी है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी ताजर बरादरी है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है कराची, पूरे पाकिस्तान से आप उठा लें। उनका भी यही क्लेम है। जी बिल्कुल। और इस दफ़ा उन पे एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगाए गए। फिर कभी वहाँ पे पर्ची और भत्ता सिस्टम शुरू हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने भी चैनल्स पे सुना होगा, इतना बढ़ गया था। फिर कोई जो है वो जब भी कोशिश करते हैं, उनकी बात दुरुस्त है, आप उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाते हैं और वो पे करते हैं। अगर आप ये फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स या उसके लिए भी जो भी इक़दाम कहते हैं वो तो करते, मगर बात ये हुकूमत है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपनी जो है ना वो अथॉरिटी कायम करे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराए ना। वो तो टैक्स पे करते हैं, मगर ये पॉलिसीज़ बनाना, इसको इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत की जिम्मेदारी। मैम ये बताएं कि सिंध के अंदर बड़ी बात की जाती है कि सिंध वाहिद ऐसा सूबा है जहाँ पर लोकल बॉडीज़ एक्टिव हैं, और वहाँ पर कराची में जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है तो पंजाब वालों को भी इससे सीखना चाहिए, अपने लोकल बॉडीज़ करवानी चाहिए वो ये। लेकिन वाकई में एग्जिस्टेंस है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल। बड़ा नाम है। देखिए, बहुत अर्बन कराची जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है। मैं ख़ुद जो है वो पिछले टेन्योर में लोकल गवर्नमेंट में थी, ठीक है, और वहाँ पे चेयरमैन भी रही हूँ। एक्चुअली होता ये है कि छोटे छोटे कामों के लिए आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वहाँ पे इस तरह का सिस्टम जैसे और शहरों में देखने में आता है सिवाय लाहौर के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आप कोई हेल्पलाइन निकालें, वो उसमें जो है कॉल्स हज़ारों में चली जाती है। हमने कंप्लेन सिस्टम निकाला था कनेक्ट के नाम से अभी थोड़े अरसे पहले भी, ऑल्दो कि हम लोकल गवर्नमेंट में नहीं है, तो हज़ारों में, मतलब 2 से 3 दिन में जब वो हमने उस पर एप्लीकेबल हुआ तो 2 से 3 दिन में 7-7, 8-8 हज़ार कॉल्स हमें कंप्लेंट्स की आने लगी। तो बात ये कि आपकी वहाँ पे एक अथॉरिटी तो मौजूद है लोकल गवर्नमेंट की, मगर उसको इख्तियारात नहीं है। 15 जनवरी 2023 को जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे लोकल बॉडी के, तो एमक्यूएम ने बाइकआउट किस वजह से किया था? 140A जो हमने 2022 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, और सिंध हुकूमत की बदौलत ही केस जीतने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो हमने कहा मेयर को इख्तियारात दो, वाटर बोर्ड हो गया, पुलिसिंग हो गई। इख्तियारात किसके पास है? देखिए, वहाँ पे इख्तियारात डिवाइडेड है, और वो इस तरह डिवाइडेड है कि एक तो कराची को कंटोनमेंट, मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स और अथॉरिटीज़ में डिफेंस जो है अथॉरिटी है इसमें डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद जिस तरीके से दुनिया के बाकी शहरों में और दूसरे लाहौर वगैरह में होता है कि जो आपका मेयर है उसके अंडर ना वाटर बोर्ड है,
ना उसके अंदर SBCA बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा उसके अंडर आता है, वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा। इसी तरीके से लोकल पुलिसिंग भी नहीं है। तो बात यह है कि जब वाटर डिपार्टमेंट या कुछ आपके अंडर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ पैर कटे हुए होंगे। आपको ना कोई आपको इस तरीके के, हमारी तो पिछली गवर्नमेंट में कोई फंड्स भी ऐसे रिलीज नहीं हुए थे, बल्दियात ने अपने सामने रखे। आपकी बात से तो आपका जो जवाब है वो मुर्तज़ा वहाब के तो हक में जाता है कि उनके पास उस तरीके से इख्तियारात नहीं है। कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब हम कोalition गवर्नमेंट का अभी हिस्सा बने हैं फेडरल में, तो हमने सिर्फ 1 एजेंडा MOU साइन किया था एहसन इकबाल साहब के साथ। मेरे ख्याल में 29 को सबने हलफ उठाया है, 29 फरवरी को, 8 मार्च को इलेक्शंस हुए थे 2024 में, और हमने जो है वो 2 मार्च को हलफ उठाने के अगले दिन जो MOU साइन किया था वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक हो, 148 की इम्प्लीमेंटेशन। ताकि होता क्या है, अभी गटर के ढकने आप मेयर से मांग रहे हैं, गटर के ढकने दे दीजिए। इतने बड़े शहर में आप बोले जा रहे हैं, झगड़ा किस बात पे हो रहा है? वो बच्चा गिर के चला गया और जो है वो हमारा दिल, मतलब उस मदर की जो बातें सुन सुन के हमारा दिल भी जो है ना वो खून के आंसू रो रहा था। हम बहस किस पे कर रहे हैं? हमने 2000 ढकने दिए थे, वो नहीं लगे, हमने 1000 ढकने दिए थे, गायब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह का मरबूत सिस्टम बनाना, दुनिया में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज इसी तरह चलते हैं। तो आपका कहना है कि अगर निचली सतह तक इख्तियारात नहीं है तो अगर फंड्स रिलीज भी होते हैं तो चेक एंड बैलेंस भी सिर्फ वही रख सकते हैं, क्योंकि निचली सतह पे तो जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आपने कोई गटर के ढकने लगाने, एक छोटा सा आपने कोई पैच सही कराना है या कुछ भी कराना है, चेयरमैन किसको देखेगा? मेयर को, कि भाई ये भेज दो, ये करवा दो, और वो प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है, उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। अच्छा सबीन साहिबा, आपकी स्टडी क्या कहती है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हिस्सा महकमा है, उधर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि कुछ लोगों से जो हमने बात की और जो बात सुनने में भी आई है सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो कि वो सही कह रहे हैं नहीं, ताजिर बरादरी की तरफ से ही कुछ अफराद कहते हैं कि आते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग, लेकिन इस हद तक धमकाने के लिए आते हैं कि उनकी कमाई हो सके और उनको पैसे मिल सके। देखिए बदकिस्मती से शुरू से जो इस तरह के महकमे हैं ना वो पॉलिटिसाइज रहे हैं, मगर अब तो वो एक माफिया बन चुके हैं। और वहाँ पे मतलब अगर आप कोई बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं या कोई घर बना रहे हैं तो बिल्कुल आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर पे सिंध बिल्डिंग सलाम दुआ करती हैं, वो बिल्कुल आते हैं और उनकी नॉलेज में भी होता है, मगर बजाय इसके कि फायर सेफ्टी के इक़दाम देखें, पार्किंग है नहीं है, पानी की लाइंस का क्या मसला जा रहा है, कहीं जो है वो चीज़ें एक्सीड तो नहीं हो रही हैं, कहीं जो आपकी इमारतों की जो बिल्डिंग्स की जो फ्लोर्स हैं वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रहे हैं एज़ पर प्लान है, इसके बजाय वो और चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। इसी वजह से दिन ब दिन कराची के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जी हमें पता है कि आपकी बिल्डिंग में जो है वो फायर एग्जिट नहीं है, सो आप हमें भी पता है, हमें भी पता है, ताकि अगला बंदा ये समझ सके, ओके दैट्स व्हाई। तो ये भी एक गफलत है। अच्छा ये बताएं कि अगर ये इतनी गफलत बरत रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि अब आवाम खामोश नहीं रहेगी, और अगर खामोश भी रहेंगी तो कब तक रहेंगी? बच्चे रोज़ गिर रहे हैं, हमारे मुल्क का असासा है, हमारी मुल्क की आगे की जनरेशन है, हमारा मुल्क का मुस्तकबिल ही यही है। अगर यही हादसात हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप आतिशज़दगी का एक छोटा सा भी अगर होता है सानहा तो वो एक बहुत बड़े सानहे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर यही हमारी हालत रही तो हम कराची में आगे का फ्यूचर क्या देखते हैं, जो इसको सबसे बड़ा बिजनेस हब समझते हैं हम? हाँ, अब तो मसला ये है कि कराची आगे चल ही नहीं सकता ना, हर चीज़ के बुरे होने की भी एक लिमिट होती है और वो तमाम लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। अभी सिर्फ 3-4 दिन से ज़ाहिर है इतना बड़ा अलमिया है, अभी तक लोग नहीं मिले हैं, डेड बॉडीज़ निकल रही हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि उससे परसों मेरे ख्याल में न्यू सब्ज़ी मंडी जो है जहाँ से ये सब्जियाँ और वो सोराब गोट के पास, वहाँ पे आग लगी, फायर टेंडर्स देर से पहुंचे और जितने वो हुआ 3 से 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। कल भी एक जगह कोऑपरेटिव मार्केट में जो MA जिन्ना रोड से ज़्यादा दूर नहीं है आग लगी, मगर उस पर बहरहाल काबू पा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि अब मेरे ख्याल में इतना सब कुछ हो चुका है, बिल्कुल अभी 27वीं तरमीम में भी हमने बहुत ज़्यादा MQM ने ये इम्पोजिशन की कि जो हमने MOU साइन किया था उसका जो पॉइंट है 140A की इम्प्लीमेंटेशन वो इसमें शामिल की जाए। 140A के में क्या था? मेयर के इख्तियारात। अच्छा ये एक निचली सतह तक, तहसील तक, UC के चेयरमैन तक के पास इख्तियार हो कि वो अपने इलाके का सारा कुछ देख सके और फंड्स मैनेज कर सके। फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे फंड्स होते हैं इनके लिए अलॉट कि ये इस इंडस्ट्री को जाएगा, ये इसको जाएगा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं या फंड्स अलॉट ही नहीं होते हैं? मैं आपको बताऊं 3000 अरब का जो है वो इस दफ़ा के साल का सिंध गवर्नमेंट का बजट है।
ठीक है, तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि लास्ट जो फायर टेंडर्स 2020 में वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब से जो है वो हक परस्त हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें फायर टेंडर्स दिए जाए ना। मेयर वसीम अख्तर साहब का बिल्कुल एंड का जो वो चल रहा था टाइम पीरियड, तो तकरीबन 52 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल्स दिए गए थे। उसके बाद से उसमें से शायद अब 36 काम कर रहे हैं और अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है। भाई बात यह है कि मेयर आपका है, बल्दियात का मिनिस्टर आपका है, सीएम आपका है। पहले तो आप कहते थे बदुन आई गेस 24 फायर स्टेशंस हैं जी, 24 फायर स्टेशंस हैं, बट जो फायर के ट्रक्स जो है ना वो जो काम कर रहे हैं, फायर टेंडर्स की बात कर रही हूँ, दैट इज 36। मैम वैसे ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आ रहा है, इसको कौन देख रहा है? क्योंकि इसमें 2 नाकामी जो सामने आ रही है। एक तो ये कि 4 करोड़ की आबादी के लिए वो 25 फायर स्टेशंस एक तो नाकाफी है। हर चैनल पे ये बात तो हो रही है, खुद चीफ जो उनके हैं वो कह रहे हैं कि 200 कम से कम होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि चलें आपके पास अगर जितने वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ये अपग्रेडेशन नहीं हो रही, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके नहीं हो रहे, इनको जदीद जो तर्ज अमल है उन पर नहीं लाया जा रहा। अब तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, हम खुद देखते हैं कि उनके थ्रू सिर्फ पानी से नहीं, केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आप इस्तेमाल करते हैं। जदीद हालात की कमी। जी बिल्कुल, एक तो जो है वो जो एक इंटरनेशनल रूल है उसके हिसाब से हर 1 लाख की आबादी पे एक होना चाहिए। तो क्योंकि हम कराची की आबादी को 95 या 96 यानी 2 करोड़ वो करते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं 200, अदरवाइज तकरीबन 4 करोड़ है, तो इस हिसाब से 400 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है वो आता है मेयर के अंडर में, मेयर कराची के अंडर में, ठीक है। अच्छा, जो हुमायूं महबूब साहब, मैं उस दिन भी देख रही थी इसको, हुमायूं अहमद साहब उसको अभी भी लीड कर रहे हैं। हमारे ज़माने में भी इस पर बाकायदा ट्रेनिंग्स होती थी। हमें 2 स्नॉर्कल्स में ख्याल में 2017 या 19 में जो है वो जापान ने भी हमें दिए थे, तो क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग्स पे जाने के लिए, मल्टाई बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, मल्टाई स्टोरी बिल्डिंग्स कराची में, तो हमने बाकायदा उसकी ट्रेनिंग भी कराई थी। ये शायद रिकॉर्ड पे भी ज़ाहिर मौजूद होगा। तो बात ये है, अच्छा ऐसी जैकेट्स भी मौजूद हैं, जैसे हमारे वो फायर फाइटर जो फुरकान हैं वो बेचारे शहीद हुए, इससे पहले उनके वालिद भी इसी तरह शहीद हुए थे। तो ये जो जैकेट्स हैं ये भी तहकीकात कराई जाएँ कि अगर वो जैकेट्स मौजूद हैं तो वो क्यों नहीं दी गई, और अगर वो कम हो गई थी या कोई और मसला था तो वो, क्योंकि वो उनकी SOPs में शामिल है के बगैर कैसे जी, और वो मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये हम जो है वो कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब वहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो कम से कम जो आपने पहले जो आपने माइलस्टोन्स अचीव किए थे वहाँ तक तो आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो है मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है लोकल गवर्नमेंट की, उनको ट्रेन करें। आप तो गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं और वहाँ पर आप लोकल बॉडी के साथ भी अटैच रही हैं, ये इंक्वायरी कल्चर कराची में बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब मुझे इसका कोई हासिल वसूल होता है कि जब एक हादसे के हम इंतज़ार करते हैं, जब वो हो जाता है तो फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई ये हो गया इसकी इंक्वायरी, और अगर इंक्वायरी भी प्रॉपर हो जाए तो मेरे ख्याल में, और उनके जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा हो जाए, तो फिर ये दोबारा ये मसला आए नहीं। मगर ये होता यही है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि फायर सेफ्टी, जब RJ मॉल में आग लगी थी और मेरे ख्याल में 6 या 7 लोग जाँ बहक हुए थे, उस वक्त भी यही प्रॉब्लम आई थी, फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। तो कराची की तमाम जो इमारतें हैं उनका जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उनका वो कराया गया, 600 के करीब ऐसी थी जिसमें से शायद 240 या 200 में जो है वो सिर्फ फायर सेफ्टी मेजर्स थे। उसके बाद वो रिपोर्ट कहीं डाल दी गई। अभी फ़ौरन जो है वो एक हुक्म सादिर हुआ है कि सिंध हुकूमत और मेयर की तरफ से कि जो है 3 दिन के अंदर अंदर फायर सेफ्टी मेजर्स पूरे करें। सालों से बिल्डिंगें हैं, आप कह रहे हैं 3 दिन में करें, चलें बहुत अच्छी बात है, आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, मगर होगा क्या, वो 3 दिन का मसला कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे, फिर वो अंडर टेबल जो है वो सारे मामलात हल होंगे और फिर सब कुछ वहीं रहेगा और हम किसी नए हादसे का इंतजार जैसे भी यही मैं पूछना चाह रही हूँ, हादसे का इंतजार हम करते हैं। ये बताइए कि या इससे पहले हुमायूं अहमद साहब ने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी, कोई लेटर दिया कि मेरे पास जो है जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, या मेरे पास इन चीज़ों की कमी है, या फायर स्टेशन की कमी होने चाहिए, या नहीं जब हादसा आता है सिर्फ हम ही तब ही हड़बड़ी मचाते हैं, भगदड़ में लग जाते हैं, तभी हमें सारी चीज़ें पूरी करवानी होती है और 2 दिन बाद हम फिर खामोश 2 दिन बाद हम खामोश हो जाते हैं। मेरे ख्याल में मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मगर यकीनन वो काफ़ी जो है वो कॉम्पिटेंट पहले भी रहे हैं। जी बिल्कुल। और यही नहीं, आपको मैं ये बात बताऊं कि ये फायर, जैसे ये फुरकान साहब थे, जितने हमारे फायर ऑफिसर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, क्योंकि बगैर डेडिकेशन के इस तरीके का रेस्क्यू काम करना मुमकिन ही नहीं, आप अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे होते। तो बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, मगर उनको ट्रेनिंग की, रिसोर्सेज की ज़रूरत है और लोगों को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इसमें आप मजीद जो है वो इंडक्शंस करें। जैसे फौज मुहाफिज होती है मुल्क की, वैसे ये हमारे मुहाफिज होते हैं, तो फौज की ट्रेनिंग होती है, तो इनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं होती? पाबंदी से होना चाहिए। सबीन साहिबा, आवाम की वहाँ पर जो है वो भी गफलत है,
उनको आप बिल्कुल जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो कसूरवार नहीं है। जी जी। उस प्लाजे में बैठे हुए लोग या बिज़नेस वहाँ पर जितना चल रहा है, उसके मुतसिल जो इमारतें इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर भी जिस तरीके से तारों का गुंजाल बना हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा फायर एग्जिट्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। आवाम, आई नो बिज़नेस कंपटीशन इतना ज़्यादा है वहाँ पर कि किसी की एक दुकान अगर चली जाए, उसको दोबारा दुकान ढूंढने के लिए बहुत वक्त चाहिए, बहुत कोलैप्स होता है। इसके लिए कोई MQM ऐसा अल्टरनेट प्लान सोचे, क्योंकि वहाँ पर आप लोग अपोजिशन में हैं, कोई उनके साथ सिंध हुकूमत को कोई ऐसा प्लान बना के दें कि इनकी ये मार्केट्स को अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं या वक्ती तौर पर उनके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो टेंट की सूरत में उनकी मार्केट्स का लगाया जाए या ऐसी सूरत हाल बनाई जाए कि वो वक्ती तौर पर वहाँ पर शिफ्ट हो सकें, और फिर एक एक बिल्डिंग को आप ऐसे जो है वो प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस के थ्रू वापस लेकर आएँ उसके निज़ाम पर। अच्छा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो कि MQM के ही मेयर थे, उसमें एक जो है वो पार्किंग प्लाजा बनाया गया था जो सदर में वहाँ से कुछ ही दूर है। तो अभी मेरे ख्याल में ताजर जो साहिबान हैं उन्होंने गवर्नर से भी मुलाकात की थी, तो कुछ ने ये तजवीज़ भी दी कि वहाँ, क्योंकि वो बिल्कुल एम्प्टी है और बिल्कुल खाली पड़ा है, वेकेंट है, कोई उसके यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, जहाँ तक आपने ये बात की कि वो एमेजिना रोड पे जो वो तारें और ये सारी चीज़ें, तो ये भी जो है वो इत्तेफाक से वो वाली जितनी मेन रोड्स हैं वहाँ की जो केबलिंग वगैरह है, ये मेयर के अंडर में आता है। और लास्ट टाइम वसीम अख्तर साहब के ज़माने में हमने एक काम ये किया था कि हमारा जो मेयर सेक्रेटरीट है, जिसमें अब मुर्तज़ा वहाब साहब भी बैठते हैं, हमने उसे जो है ना ये केबल लेस करके और वहाँ पे वाईफाई और हर चीज़ जो है ना वो कर दी थी इम्प्लीमेंट। उसके बाद जब हमने कोशिश की कि जो एटलीस्ट MA जिन्ना रोड, जिस पे ये भी वाक़ई है, मेयर सेक्रेटरीट भी और भी, तो हमने कोशिश की कि वहाँ से जो वो तारें जारी होती हैं उसका कोई सिस्टम करें। हमने केबल ऑपरेटर्स को बुलाया, ये किया वो किया, उनसे बड़ी निगोसिएशंस की, मगर कुछ चैलेंजेस का सामना था जिसकी वजह से ये उस वक्त जो है वो फिर एक टेन्योर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वसीम अख्तर साहब ऑलरेडी 1.5 साल के बाद उन्होंने सीट संभाली थी, वो जेल में थे जब उन्होंने हलफ उठाया था, तो वो हम नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में कि इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ तक ताजिरों को आपने कहा, तो अगर हुकूमत की तरफ से SOPs हों और उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाए, देखिए इम्प्लीमेंट कराना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो फिर वो भी करेंगे। जब वो देखते हैं कि कोई पूछ नहीं रहा, तो वो 2 कदम आगे बढ़ के अपनी आसानी देखते हैं। ये एक अवाम का एक मिजाज होता है, ये सिर्फ ताजिर नहीं, अवाम का एक मिजाज होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरे ख्याल से कराची में तो अब ये मिजाज बन गया होगा, अगर उनका पब्लिक वॉशरूम भी गंदा होगा तो फिर मेयर साहब को बताना पड़ेगा जी कि सर आप इजाज़त दे दें वॉशरूम साफ कराने। असल में कराची में क्योंकि ये एक सिस्टम शुरू हो गया है कि भाई आप ये चीज़ हमारी नहीं और ये चीज़ हमारी नहीं। जब हम लोकल गवर्नमेंट में थे तो बल्दियात के मिनिस्टर या जो सिंध गवर्नमेंट है हमें उस तरीके से काम करने के लिए जो है वो रूम नहीं देती थी। अब तो तीनों लेयर्स उन्हीं के पास हैं, तो मेरे ख्याल में अब तो बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि आपस का कंसेंसस होना चाहिए। अभी मैं देख रही थी कि उस दिन मुशावरत से कि फायर सेफ्टी की जो है वो एक वजीर आके टीवी पे कह रहे थे कि फायर सेफ्टी की वो जो रिपोर्ट थी वो पहुंची नहीं, वो 1 साल से ऊपर हो गया RJ मॉल को, तो वो अभी 3 दिन पहले उनकी टेबल पे पहुंची है। CM साहब नाराज़ हो रहे थे, तो थोड़ा सा आपस में भी मुशावरत करें। और मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को ब्लेम करने के बजाय जो इस वक्त कराची में अथॉरिटीज़ हैं, वो जो ऐसा भी सिस्टम है कराची का, मैं कहती हूँ माजी में बहुत बुरा हो गया, भाई आज से शुरू कर लें। कम से कम अगले 1 साल में हम इस काबिल होंगे कि ऐसे हादसात की रोकथाम कर सकें। बिल्कुल, एटलीस्ट हमें आगे के फ्यूचर के लिए तो तैयार सिर्फ मेरी आजाना गुजारिश होगी कि आप लोगों को भी आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके भी वहाँ पर वक्त आएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम ये तैयारियां आप लोग पहले से करके रखें, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं कि वो अपोजिशन में बैठे हुए बात करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है वहाँ पर वो कमज़ोर खुद भी हो जाते हैं। बहुत सारे आई नो फैक्टर्स होते हैं। मुर्तज़ा वहाब भी खुद नहीं चाहते होंगे कि ऐसे सूरत हाल कोई भी बने, लेकिन नेग्लिजेंस उनकी हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है। सो विल होप कि आप लोगों का जब वक्त आए तो उसमें जो है वो बेहतरी देखने में आए। वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपकी। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वापस आएंगे हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। और आज हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में स्पेशली उन ख़वातीन की जो कुछ ना कुछ बिज़नेस करना चाहती हैं और कर रही हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो बड़े पैमाने पे हो, लेकिन ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन जो है वो दिन ब दिन हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये एक बहुत अच्छी बात भी है मुल्क की इकॉनमी के लिए भी और स्पेशली ख़वातीन के लिए भी। उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आती है और अपने आने वाली अगली जनरेशन को भी एक जो है मोटिवेटेड फिगर मिलता है। सो उस लिहाज से भी एक बहुत अच्छी बात है। आज हमारे पास ऐसी ही एक खातून जो है मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे से स्केल से स्टार्ट किया। वो जो है माशाल्लाह से दादी भी हैं बट स्टिल शी इज़ डूइंग हर ओन बिजनेस। और बिजनेस के साथ साथ वो ख़वातीन को मज़ीद प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने बिजनेसेस को लेकर आएँ, बिजनेस कम्युनिटी में सोशलाइज करें और मज़ीद जो है लोगों को अट्रैक्ट करें। सो हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। नानी है दादी, राइट सॉरी। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं साइमा नाज जमशेद से, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, क्योंकि आप बहुत बिजी खातून हैं। और ये हमारा सेगमेंट रहेगा व्यापार के नाम से। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे ये बताइएगा कि इस सारे सफ़र का आगाज़ आपने खुद कब किया? मैंने 2020 में किया, 7 नवंबर था, मुझे याद है। उस वक्त ना कोविड का टाइम था, तो हम लोग बहुत, आपको पता है, बिल्कुल घर में सब बंद हो गए थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने फिर कुकिंग से स्टार्ट किया। मेरी कुकिंग बहुत अच्छी थी। मैंने ऑनलाइन पेज बनाया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप। या किसी ने हेल्प की? बच्चों ने? नहीं, मैंने तकरीबन खुद ही किया। मैंने माशाल्लाह का शुक्र है। तो वो बस फिर मैंने कहा कि बच्चे मेरे मैरिड है, असल में बच्चे घर पे नहीं थे, मैं बिल्कुल ही फ्री थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ करें। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे इस तरह ग्रोथ आ गया। आस्ता शुरू में बहुत लिमिटेड था, फिर मैं आस्ता आस्ता फूड पैंडा पे भी आ गई। मेरे फिर मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह इस्लामाबाद के तकरीबन हर जगह जाने लग गए। फिर उसके बाद फिर मैं तकरीबन आफ्टर 1.5 ईयर्स मुझे फिर किसी ने प्लेटफॉर्म बताया कि IWCCI के इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में हमारी प्रेसिडेंट है मैम समीना फाजिल। शी इज़ अ नाइस वुमेन और बहुत पॉजिटिव है और बहुत आपको ना ग्रो करने के चांस मिलते हैं और बहुत सीखने के चांस मिलते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। वो मेरी मेंटोर है और मैं उनसे बड़ी, उन्होंने मुझे मतलब बहुत गाइड किया और माशाल्लाह इसलिए फिर उन्होंने मुझे मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। मुझे ये बताएं कि आपने शुरू में कभी खुद जॉब्स की हैं? मैंने शुरू में फ्रॉबल्स में मैंने कुछ अर्सा किया था एज अ कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल, जब बच्चे छोटे थे, एज अ कोऑर्डिनेटर एंड कंप्यूटर टीचर। तो आपके कभी ख्वाब था कि मैं अपना बिजनेस करूं और इस तरीके से? मेरा देखिए बिजनेस का कोई जहन में नहीं था, लेकिन जब बिल्कुल कोविड में आप बंद हो गए ना, फिर एक्टिविटी आपने शुरू घर में मैं देखिए कुकिंग वगैरह जो करती थी, सबको मेरी कुकिंग बहुत पसंद थी। मैंने कहा फिर बजाय इसके कि घर से घर वालों को खिलाऊं, बाहर घर वालों को घर वालों को तो फ्री में खिलाना पड़ता है, बाहर से थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता मैं अभी बहुत ग्रो कर लिया। फिर मेरे प्रोडक्ट्स बन गए और भी केक्स वगैरह भी हो गए। मैं अब सप्लाई भी देती हूँ। एग्जैक्टली, ये भी बल्कि बात है कि साइमा जी की जो केक्स हैं, जो इनके आइटम्स हैं, इनके किचन से जो बनती हैं चीजें, वो इस्लामाबाद के और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मुख्तलिफ कैफेज में जो है वहाँ पर भी खाने को मिलती है। तो ये तो एक सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे लिए। और पिछले तकरीबन 5 साल में ये आपने जो है सिर्फ अपने घर के शौक को के घर के किचन में। चैम्बर में हम लोग ना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारा भी एक्सपो भी हुआ था जो पाक चाइना फ्रेंडशिप पे, तो वो भी बड़ा कामयाब रहा। वहाँ पे फूड के वेंडर्स आए थे, क्लोथ्स के, ज्वेलरीज के, ऑल ओवर पाकिस्तान, आपको पता है, रग्स वगैरह सारे। तो वुमेन को हम यही कहते हैं कि घर ना बैठे, देखें मतलब कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा ये बताएं, स्टार्ट में आपने जब इनिशिएटिव लिया उस टाइम आपने अपनी बोरियत भगाने के लिए बेसिकली मशगला ढूंढना चाह रही थी, लेकिन स्टार्ट में कौन सी मुश्किलात आपको पेश आई? क्योंकि देखिए आप बहुत सारे आइटम्स आपको चाहिए होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं एक चीज़ बनाने के लिए, ठीक है? तो आपको जब ऑर्डर्स, तो कौन कौन सी मुश्किलात आपको शुरू में? देखिए मुझे तो शुरू में देखिए ये आइडिया नहीं था ना कि मेरी जो ऑर्डर्स कभी ज़्यादा आ जाते थे और मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह थोड़ी क्वांटिटी में कम होते थे, तो वो फिर मैंने आस्ते आस्ते उसको मैनेज किया कि इस तरह मुझे पता चला कि जी कोई हेल्प करवाते हैं आपकी?
मेरे पे हेल्पर्स हैं, बिल्कुल मेरे पे तकरीबन 3 to 4 हेल्पर्स हैं। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन स्टार्ट में तो कोई हेल्पर नहीं होता होगा। स्टार्ट में कोई नहीं था, फिर आस्ता आस्ता एक लेडी थी, फिर उसके बाद फिर मैंने अच्छा मुझे ये बताएं कि आप चैम्बर की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जी जी। सो एज एग्जीक्यूटिव मेंबर आपकी क्या कोशिश होती है, कैसे ख़वातीन आपसे रब्ता कर सकती हैं, करती हैं, और फिर क्या तरीकाकार होता है आप लोगों का? अच्छा, हमारे ये होता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर तो IWCCI में हमारा एक पूरा ऑफिस है, जो वहाँ पे वो लोग, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनके पास। ये फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज बने हुए हैं, जिस तरह लोग वेबसाइट भी है, लोग वहाँ से हमें कांटेक्ट कर लेते हैं और जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है हम उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आया आप लोग, लेट्स सपोज समवन इज़ इंटरेस्टेड और वो बिजनेस के लिए ट्रेनिंग लेना चाह रही है और वो आपसे रब्ता करती हैं, सो आया इस तरह की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं, मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं करती, क्योंकि मैं अब अपने कंफर्टेबल अपने उसमें करना चाहती हूँ काम, बहुत उसको मैं वो नहीं कर सकती। और क्या आप लोगों का ये इस्लामाबाद वुमेन जो चैम्बर है, उनके थ्रू कोई वर्कशॉप्स वगैरह होती है? उनके थ्रू बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम लोग करवाते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ऑल ओवर पाकिस्तान से भी आती हैं, जो इस्लामाबाद पिंडी में वो भी कर रही हैं। आए दिन कोर्सेज आते रहते हैं, उनको बिल्कुल आगाही की जाती है कि आपने किस तरह रजिस्टर करवाना है, कैसे आपने ग्रो करना है, उनको बिल्कुल हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं। अच्छा मैम, क्या आपको लगता है कि एक खातून जब खुद कमाना शुरू होती है, खुद बिजनेस करना शुरू होती है, तो इंडिपेंडेंट वुमेन होना आज के दौर में, और फिर एक घर जहाँ पर इतने ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं और एक मर्द अगर सिर्फ कमा रहा हो तो उस तरीके से मैनेजेबल नहीं होता, तो अगर खातून अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए कोशिश करना चाहती है, तो ये कितना ज़रूरी है उस खातून की अपनी ग्रोथ के लिए? और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें आजकल के जो अभी इस वक्त टाइम आया हुआ है, हर लेडी को मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको अपने उससे निकलना चाहिए कि वो अपना काम कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, कि वो अपना काम करें और अपने मतलब साथ हस्बैंड के फैमिली को सपोर्ट भी करें, हेल्प भी करें, और ये मेरा ख्याल बड़ा अच्छा साइन है। और वो आजकल माशाल्लाह बहुत लेडीज कर भी रही हैं हमारे यहाँ, बहुत लेडीज कर। और ये इसलिए भी नहीं होता कि मतलब आप ज़रूरी हैं कि मतलब आपने हस्बैंड का ही साथ देना है, खुदा ना ख्वास्ता देखिए कोई इमरजेंसी या हादसा आपको बता कर तो नहीं आता, तो खातून को इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि खुदा ना ख्वास्ता किसी हादसे के बाद वो अपने घर की सरबराही कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मैम, तो आपकी क्या क्या आइटम्स हैं फेवरेट जो आप बनाती हैं, चाहे वो बेकरी जो बहुत फेमस हो और जिससे आपने पहले आइटम से स्टार्ट लिया है? अच्छा, शुरू में तो मैंने, और टेस्ट किसको करवाती हैं पहले? टेस्ट तो मेरी फैमिली भी कर लेती है, वो भी, और बाहर भी मेरे फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, चले ऐसी बात नहीं। तो क्या क्या है? स्टार्ट मैंने कुकिंग से किया था, मतलब चिकन कढ़ाई पुलाव मेरा बड़ा फेवरेट है और जो बहुत अच्छा मेरा आइटम जा रहा था। कौन सा, चिकन पुलाव या मटन पुलाव और चिकन कढ़ाई वगैरह। फिर उसके बाद फिर मेरे जो आइटम चिकन क्रस्ट पाई एक है हमारी बनती थी, बड़ी ज़बरदस्त, हाँ, वो उसमें पफ पेस्ट्री लगा के बेक होती है, वो बड़ी हिट आइटम है। ओके, कोई आपकी ऐसी स्पेशल रेसिपी हो जो आपकी अपनी तैयार करता हो? जो हमारे साथ शेयर करें। अपनी है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा बहुत। आप बताएं तो सही, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए? हमारे नाज़रीन साथ साथ लिख लेंगे। बता दें, मटन पुलाव सबकी दिल की फेवरेट। मटन पुलाव में तो मेरा ख्याल है असल में आपका ना अपने हाथ का भी टेस्ट होता है, मैंने ये देखा है। पुलाव की वही रेसिपी है, देखिए वही सब ने, यखनी बनानी है, पुलाव बनाना है, राइस को करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रैक्टिस है कि जो पुलाव जो है उसके चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वगैरह आप क्या डाल रहे हैं, वो सब भी तकरीबन लोग डालते हैं, लेकिन मेरा ख्याल हाथ का टेस्ट। लेकिन फिर भी आपकी अपनी रेसिपी में हमें बताएं कि आप क्या किस तरह स्पेशल रेसिपी नहीं है, मैं आम चीज़ों से बनाती हूँ जो रेसिपी होता है, जो पुलाव में चीज़ें डलती हैं। जो आप बता रही हैं समथिंग, चिकन क्रस्ट पाई, वो इंग्लिश डिश है, थोड़ी सी इंग्लिश में आ जाती है, वो यंगस्टर बहुत पसंद करते हैं। बनाती कैसे हैं आप, हमें ये बताएं, हमने सीखना है। नाज़िश बना के लाएंगे। आई विल डेफिनेटली ट्राई। उसकी रेसिपी मैंने खुद भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, बस मैं इनसे लेके जाऊंगी, मैं बना के लेकर आऊंगी अगली बार। अच्छा, तो कोई ऐसी, अब तो देखिए ना बहुत सारी ऐसे आइटम्स भी आ गए हैं, किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, किसी को शुगर का मसला है, तो कोई ऐसी स्पेशल डिशेस हैं आपकी के जिसमें शुगर कम हो, ग्लूटेन फ्री हो? अच्छा, नहीं, मेरी नहीं है, काफ़ी लोग इसमें कर भी रहे हैं, लेकिन मेरी जो प्रोडक्ट्स है ना ज़्यादा यंग जनरेशन को करता है। मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं तकरीबन यंग जनरेशन है, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको पता है मेरी चीज़ें आज के, वो तो उनको मिर्ची भी तेज़ खाते हैं, उनको शुगर का भी कोई मसला नहीं है, वो चीज़ें, मेरी चीज़ें बहुत शौक से और मतलब ऑर्डर करते हैं। That's really nice. अच्छा, ये बताएं कि आप जो हैं वो अब आप माशाल्लाह से इस फील्ड में खुद हैं, अपने जैसी अपने बच्चों को या फिर उनके आगे रिश्तेदारों में जब आप बैठ के बताती हैं कि मैंने इतना अच्छा बिजनेस रन किया है और उनको भी तलकीन करती हैं कि आप भी बिजनेस की तरफ आए हैं, तो क्या आपको क्या फीडबैक मिलता है?
उनको यही वो भी मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं कि देखें आप इस एज में भी आप बड़े शौक से और मैं बड़े शौक से काम करती हूँ। अच्छा। ये मेरा मतलब पसंदीदा है, ये नहीं कि मैं उसको बर्डन समझूँ तो कोई इंसान काम नहीं कर सकता। तो मैं अपनी फैमिली भी मैं बताती हूँ, लेकिन फैमिली को पता ही है कि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छा, दावतें वगैरह करती थी, हर कोई आता था मेरे घर में, हर कोई बहुत पसंद करता था। तो जो लेडीज़ करना चाहती हैं वो ऑलरेडी कर रही हैं हमारी फैमिली में, जिन्होंने करना है वो कर रही हैं, अपना काम करती हैं। सायमा जी माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो है ना वो सोशल नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी है, ठीक है, वो भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं और फिर उसके साथ साथ और यू आर वेरी एक्टिव। हाँ, कलनरी अवार्ड भी मिला हुआ है। बिल्कुल, एनुअल कलनरी अवार्ड मुझे मिला था। ये माशाल्लाह से आपका बिजनेस शुरू करना, एक अवार्ड याफ्ता होना, तो ये कैसा महसूस करवाता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद बहुत खुशी हुई थी। असल में मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं सिलेक्शन मेरी हो गई है। वो ये हुआ था कि फूड पांडा पे उन्होंने मेरा ऑर्डर किया और मेरे प्रोडक्ट्स मंगवाए और उन्होंने कहा आप सेलेक्ट हो गई हैं, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। देखिए आपके प्रोडक्ट्स में आपका टेस्ट और जायका बहुत मैटर करता है आपका। तो वो फिर मेरे मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? इसको कोई बढ़ाने का इरादा है? जी, मेरा तो दिल तो है कि मैं कॉफ़ी शॉप या कोई कैफ़े वगैरह जब भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मतलब हिम्मत है तो मैं ज़रूर खोलना चाहूँगी। अच्छा, आप ने बताया था कि आप लोग जब एक्सपोज कराते हैं तो उसमें बहुत दूर पार के इलाकों की खवातीन भी आती हैं, राइट? तो वो आपसे अपनी स्टोरीज भी शेयर करती होंगी। बिल्कुल, उनको क्या चैलेंजेस जो है स्टोरी, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है नेचुरली। जैसे कि देखें वो अब घर से उनके वहाँ पे प्रोडक्ट्स, उनको इंग्रेडिएंट्स वगैरह पूरी चीज़ें मुहैया नहीं मिलती, कम मिलती हैं। अच्छा, फिर उनको कभी सपोर्ट होती है फैमिली से, कभी नहीं होती। आपको पता है वहाँ पे हमारे यहाँ तो आपको पता है जो इस तरह के रूरल एरियाज़ में काफ़ी मसले होते हैं, लेकिन फिर वो घर से वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं। हम लोग चैम्बर वाले वहाँ पे हमारी मैम नाइमा अंसारी हैं, वो लोग वहाँ जाके उनको सिखाया, बताती हैं कि किस तरह करना है, आपने कैसे ग्रो करना है और क्या पैकेजिंग करनी है, और काफ़ी उनको हेल्प करते हैं। अच्छा, ऐसी कोई खातून की स्टोरी जो आपको खुद बहुत इंस्पायर किया हो, जिन्होंने छोटे पैमाने से शुरू किया, उनको हर्डल्स भी आई और अब वो बहुत अच्छा कोई चीज़ रन कर रही हैं? कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा केस आपके सामने है? जी बिल्कुल। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो तो गाँव से वो कर रही थी, वो ना ऑयल बनाती है, वो जो नहीं होती ऑलिव ऑयल के सीरम वगैरह, वो इतनी अच्छी बना रही थी, लेकिन उनके पास पैकेजिंग का उनको नहीं आइडिया था। अच्छा। तो मैंने फिर उनको हेल्प की कि आप पैकेजिंग वगैरह करें, और माशाल्लाह पैकेजिंग वगैरह करके अब उनके प्रोडक्ट्स वगैरह तकरीबन काफ़ी जगहों पर जा रहे हैं। आपने बहुत मजे का एक टॉपिक जो है वो छेड़ा। आप ये बताएं कि कितना ज़रूरी है कि जब कोई भी कारोबार कर रहे हो तो उसमें मार्केटिंग की जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, और फिर उसके साथ साथ पैकेजिंग हो, प्रेजेंटेशन की। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये आपका वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल का जो टाइम है, आपको पता है हमारी मतलब सारा मार्केटिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब जैसे हमारे पेजेस हैं, अगर हम उस पर पिक्चर्स ना डालें, हम अपलोड ना करें, आप देखें यहाँ पे आप पिक्चर खींचे उधर अपलोड हो जाती है फौरन, मतलब आपको पता ही है, लोगों को उसी वक्त आप पता चल जाता है कि ये चीज़ फ्रेश बन गई है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और पैकेजिंग तो डेफिनेटली आपका अपना कोई लोगो होना चाहिए, आप पहले लोगो बनाएं, फिर उसको पैकेजिंग अच्छी सी करें, अच्छे से आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना मेरा ख्याल है आपका जो बिजनेस है ना ग्रो करता है। अच्छा, आपका अपना वैसे लोगो है, आपने खुद ही डिज़ाइन किया है? आपका क्या स्टोरी है? आपने ये नहीं बताया कि आपने मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की थी? मेरी मार्केटिंग जो है, मेरी बेटी की भी डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, तो वो भी मेरी इस थोड़ा सा मार्केटिंग में हेल्प करती है। ठीक हो गया, सो आपका लोगो उन्होंने डिजाइन किया है। जी बिल्कुल, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। हम हर किसी से ये पूछते हैं कि जो भी वर्किंग मैन वुमेन जो भी हमारे पास आता है कि फैमिली लाइफ और साथ काम ये कैसे बैलेंस कितना ज़रूरी है और कैसे करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने स्टार्ट किया, देखिए मेरी फैमिली लाइफ इस तरह था कि मेरे बच्चे दोनों मैरिड थे, वो दोनों अपने उसमें बिजी हैं, अपने उसमें, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। मुझे फैमिली लाइफ एज सच मेरी डिस्टर्ब नहीं हुई, और हस्बैंड मेरे बड़े सपोर्टिव है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी नजम के सवाल से ही कि इंडिपेंडेंट जब मोस्टली ख़वातीन हो जाती है ना, तो नो ऑफेंस टू एनी खातून, ठीक है, मैं खुद भी खातून हूँ, लेकिन बहुत सारी ये हो जाती है कि जी हम हांडी नहीं बनाएंगे, हम घर के काम नहीं करेंगे। मेरा खुद का ये मानना है कि एक खातून को जो है वो सारे काम आने ज़रूर चाहिए हैं, ठीक है, करे ना करे दैट इज़ इट्स, वो एक अनदर डिबेट आ जाती है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन आई थिंक इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर उनमें ये आ जाते हैं कि नहीं जी मुझे सफाई करनी नहीं आती, मुझे बर्तन धोने नहीं आते। तो ये किस हद तक
ठीक लगता है आपको? मेरा ख्याल है जो इस तरह की जो Independence लेडीज का मतलब है वो ये तो नहीं एक है। टिपिकल कैटेगरी होगी। ज़्यादातर लेडीज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम करती हूँ, मुझे उसमें कुछ भी नहीं होता। मैं देखिए मैं ग्रोसरी भी करती हूँ, मैं डिलीवरी भी कभी करनी पड़े तो मैं डिलीवरी भी कराती हूँ, मुझे कोई इसमें हडल नहीं होता। और घर में भी मैं आराम से मैं लेकिन ये तकरीबन सारे बैलेंस मैनेज रखना करती हूँ। कितना ज़रूरी है फैमिली लाइफ में और अपनी जो आपकी बिजनेस या बिल्कुल, आप वर्किंग सही कह रही लाइफ है उसमें? देखिए फैमिली लाइफ को और वर्किंग लाइफ को बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फैमिली लाइफ को अपना टाइम देना चाहिए और हमें जो हमारा जो वर्किंग हमारा एक टाइमिंग है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि हमें शाम को अपने फैमिली को टाइम दें, अपना पर्सनल टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छा, होना साइमा जी, ज़रूरी ये बहुत है। ज़रूरी है। एक बिजनेस रन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए डेडिकेशन उस कॉज की तरफ कितनी ज़रूरी होती है? डेडिकेशन तो देखिए 100% होनी चाहिए, वरना तो अगर आप नहीं विलिंग तो वो कोई काम भी आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। अगर आपके अटेंशन डाइवर्ट हो, बिल्कुल, कभी इधर हाँ, आप सोच रहे हो, हाँ। कभी इधर सोच रहे नहीं, हो, नहीं, और खुद बिल्कुल, पे सेल्फ हाँ। बिलीव कितना होना चाहिए? सेल्फ बिलीव तो मेरा ख्याल बिल्कुल होना चाहिए। आपको सेल्फ बिलीव होगा तो आप लोग फिर आप ग्रो कर सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कहाँ से कहाँ हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे मैं सहमत, बीच में हम कभी कभार ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर Failures लिया, जब आते हैं। हाँ जी, कोई ऑर्डर्स नहीं आए पहले हफ्ते में, ठीक है, मेरे जितने इंग्रेडिएंट्स जो जितनी चिकन पड़ा हुआ है, जो चीज़ें पड़ी हुई है, सपोज वो ख़राब होने लगे हैं उसको वो, तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हूँ। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? रिस्क लेने का नाम ही ज़िंदगी है। बिल्कुल, आप देखिए मैं तो यही कहूँगी कि अपने लेडीज़ सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही मशवरा दूंगी कि देखिए अपने उससे निकलना चाहिए, आपको ग्रो करके आपको काम करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप उसमें बैठे रहेंगे कंफर्ट जोन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने काम मतलब करना तो आप है। अपनी बेटियों को और अपने जो पोते पोतियाँ उनको भी ये तलकीन करती हैं? मेरे कि- नवासी हैं और अच्छा, पोता माशाल्लाह। मतलब दादी नहीं बनी मैं, अच्छा, लेकिन अच्छा। नानी हूँ। अच्छा, नानी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह आपको दादी भी बनाए। तो वो जो है ना क्या कहते हैं, देखिए वो तो बच्चे तो आपको पता है जो तो जब आए वो तो अपना एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, उनको तो अपना घर होता है, उनका तो कोई मसला नहीं, जब आए अपने मज़े से। लेकिन ये है कि डेफिनेटली आपको जो है ना मैं कहती ग्रो करना चाहिए। हर लेडीज़ को अपने उससे निकल के अपना काम करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए कि ताकि वो बहुत कुछ आप लर्न करते हैं। और अभी तक मैं लर्न कर रही हूँ, बिल्कुल अभी भी हमारी चैम्बर में फंक्शंस हुए। अभी हमारी हुई थी 4th ऑल वुमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी 2 डेज़ पहले ख़त्म हुई है। तो तब भी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने उसमें नॉलेज हासिल की। अच्छा साइमा, ये बताइए, पर्सनल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पैसों से इंटरनेशनल ट्रिप किया है कोई? क्योंकि वो अभी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, अपने पैसों का मजा ही कुछ और होता है। आपने अभी कोरोना में ही कमाई शुरू की है, बिल्कुल, तो अपने पैसों से इंटरनेशनल ट्रिप? हाँ, मैं एक दफ़ा यूके भी जा चुकी हूँ अपने सिस्टर के पास अपने पैसों से। और जी बिल्कुल, मतलब 100% नहीं लेकिन 50% मेरे। और मैं अमेरिका भी जा चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के पास, माशाल्लाह, अपनी दोस्त के पास गई हैं। बिल्कुल, आप तो सही ट्रैवलर भी हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। तो आप हस्बैंड को साथ नहीं लेके गई थी वैसे? मेरे हस्बैंड उसको तो वो फ्री नहीं थे, बिजी थे कहीं। अच्छा साइमा जी, ये कितना ज़रूरी होता है जब आप ना एक्सपोजर गेन करने के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलके जब आप सीखते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी, और वैसे भी जब आप बाहर निकलते हैं, सोशल गैदरिंग आपकी होती है, आप इन्फ्लुएंसर से मैंने देखा वो आप मिल रही थी वहाँ से, फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स किसी से जो नई बच्ची स्टार्ट करती है, यंग जनरेशन, उससे भी आप मिलती हैं, फिर जो अरसे दराज से बिजनेस खातून या मर्द कोई कर रहा है उससे भी आपकी मुलाकात होती होगी, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है? मेरा ख्याल आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलती है, बहुत ज़्यादा। और बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली है? बिजनेस का आने के बाद मुझे सबसे जो अच्छा फील हुआ है ना कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ फाइनेंस हो, कि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं इतना होना पड़ता, कि आपके पास अपना सारा कुछ होता है, आप खुद मज़े से एंजॉय, और आपको किसी से पूछना नहीं होता, आप उसको खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह यंग जनरेशन जो आजकल जितनी भी है, मैं उनको यही कहूँगी आप एजुकेशन ज़रूर लें, लेकिन साथ साथ अपना कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस ज़रूर छोटा सा अपना स्टार्ट करें। अच्छा, वैसे कितना प्राउड फील करती होंगी आप अपने आप पे? कभी एक टाइम पे आप हाउसवाइफ थी, आपने शायद सोचा भी ना हो कि मैं इतनी बड़े बिजनेस की मालिक होंगी, तो कितना प्राउड कभी कभार फील करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, वाकई बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत इंसान को प्राउडनेस होती है, और है भी, फख्र भी है कि सब लोग कहते हैं कि आप इस एज में माशाल्लाह इतनी एक्टिव है और इतना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, मैं तो आपके आते साथ ही बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा जी मेरी तो वालदा जो है वो इस वक्त बिल्कुल शिकायत कर रही होती है। बिल्कुल,
तो मेरा ख्याल है ये एज मैटर नहीं करती। सही बात। ये आपके अपने अंदर विलिंग तो होता है कि जो आप जो खुद जो कर सकते हैं। और इट्स नेवर टू लेट कि साइमा जी जो है ना वो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने माशाल्लाह से अपने बच्चे बड़े किए, उनकी शादियां करवाई और टाइम निकाला अपने लिए और अपना कारोबार शुरू किया और आज माशाल्लाह से वो लोगों को सिखा रही हैं और एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। बहुत शुक्रिया साइमा नाज साहिबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले और इसी तरीके से आप जो है ना वो आपकी डेडिकेशन और आपकी सेल्फ बिलीव जो है वो कायम रहे। ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है जी। ब्रेक से वापस आएंगे, एक और गेस्ट, एक और टॉपिक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और इस सेगमेंट सुबह से सेहत में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि इंसान को जो है एक छोटी सी चीज़, अगर इंसान को ज़िंदगी देखनी है, दुनिया देखनी है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है नजम? आँखों की। तो जो और इसका जो आँखों की जो वो है एक इंसान तभी समझ सकता है जब वो खुदा न ख्वास्ता बिनाई से महरूम होता है। तो जो आँखों की रखवाली करते हैं, हिफाजत करते हैं, हमें जो है वो किसी भी तरह की इलाज की ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और वो हमें फिर इसका बताता है कि हमें आँखों का कितना ख्याल रखना चाहिए। एक बिल्कुल शीशे को जिस तरह आप साफ़ रखते हैं ना, उस तरह अपने आँखों को आपको साफ़ रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी निगलेक्ट करते रहते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सलमान सुहेल से, कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। वेलकम। सुबह से सेहत में आप सभी के खुशामदीद। डॉक्टर सुहेल जो हैं, ठीक है, इनका एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली भी और यहाँ पर भी। एक हॉस्पिटल के साथ इस वक्त अटैच हैं, रेटिना सर्जन हैं। सो डॉक्टर साहब से हम लोग एक ओवरऑल आई हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे और रेटिना सर्जरी क्यों ऑप्ट की जाती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आंखों की कमज़ोरी आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उसकी क्या सिर्फ और सिर्फ वजह हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या इसकी दीगर और भी रीजंस हैं? मेनली वजह तो जो है स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम कह लें, लेकिन उससे ना ज़्यादा मसल्स वीक हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर मसल की कमज़ोरी ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये है कि आजकल सारे इंडोर्स रहना पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई लोगों की, तो मसल पे स्ट्रेन आता है, तो यूजुअली ग्लासेस के नंबर जो आ जाते हैं ना, उस वजह से मेनली मसला आता है। नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं कि एक इंसान की नज़र बिल्कुल ठीक है, हम लोग हैं इस एज तक पहुंचते हैं 25, 26, 27 साल, अब आके फील होने लगता है कि दूर की कोई चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस देती है और स्क्रीन भी ज़्यादा देर तक देखें आप तो वो हल्का हल्का धुंधलाने जो है वो नज़र आ जाती है, तो इट मीन्स कि ये डॉक्टर टाइम है। बिल्कुल है डॉक्टर। एक तो ये है कि एक तो आपने खुद कह दिया ना कि मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब ज़्यादा यूज़ से मुराद ये कि आप जब भी फ़ोन उठाएं, चाहे आप 10 घंटे बाद उठाएं, बिल्कुल थोड़ी देर देखने के बाद आपको ऐसा फील होने लगे। यूजुअली ये इंडिकेशन है कि आपकी एज ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, ठीक हो पहली गया। तो ये ओके क्योंकि 40 से पहले ना रेयरली होता है, मसल्स अच्छे चल रहे होते हैं। ओके 40 के बाद यूजुअली जो है ना करीब का नंबर जो है ना वो कॉमनली आना शुरू हो जाता है। सही। उससे पहले आ रहा हो यूजुअली कोई ना कोई इशू है तो आपको चेक कराना चाहिए कि क्या है। ठीक। या तो पहले से नंबर है जो आपको पता नहीं है, वो आपको चेक करा के पता चलेगा, या फिर ड्राइनेस है, तो ये मशीन पे एक दफ़ा चेक कराएंगे तो एकदम रिवील हो जाता है क्या इशू चल रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है कभी ये होता है कि लोगों को सबसे पहले जब लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगती है उनको दूर का जो है वो कम नज़र आता है, ठीक है, या फिर ये मिथ है लोगों को करीब वाला जो होता है वो कम नज़र आना दिखाई देगा, तो क्या डिफरेंस है कि पहले दूर वाला होगा या नहीं कम? अगर तो पहले से ऐनक का नंबर है वो दूर का ख़राब होता है। अच्छा। और ये जो करीब के इश्यूज हैं ना ये आते हैं एज के साथ या मसल्स की वीकनेस के साथ।
ठीक हो गया। तो एज ज़्यादा होगी तो इशू आता है, मतलब 38 39 में लोगों को आने शुरू हो जाते हैं। सो एज से क्या मतलब है आपका कि मतलब एज इंसान की जब ज़्यादा होती है तो उसके मसल्स ऑटोमेटिकली वीक होने शुरू हो जाते हैं, या इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मसल्स वीक होने शुरू होते हैं? मेनली तो स्ट्रक्चर आँख का ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ है कि आँख के अंदर भी लेंस होता है एक, जो कि चेंज करता है अपनी शेप। तो अगर आप दूर देख रहे हैं तो एक ख़ास एंगल पे स्ट्रेच हुआ हुआ है, करीब देखना है तो अभी मेरी एज 40 से कम है तो एकदम स्विच होता है नीचे और वो लेंस आपका मोटा हो जाता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। तो विद एज ना वो जो खिंचावट जोन्यूल्स एक होते हैं, थ्रेड्स होते हैं छोटे छोटे, वो 40 के बाद ना कमज़ोर होते जाते हैं। अच्छा। तो वो फिर करीब और दूर स्विच करो ना बार बार तो बंदा तंग होता है। अच्छा, आजकल यंग जनरेशन में एक और मसला जो देखने में आ रहा है, एक नज़र जो है, एक आंख की नज़र वो थोड़ी सी ब्लर होने लगी है। बहुत सारे मैंने लोगों को सुना है कि जो हमारी एक आंख, सिर्फ एक आंख जो है वो उनको ब्लर दिखाई देने लगा है, दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है। व्हाई इज दैट सो? डिपेंड्स ऑन द एज और क्या इशू है। ज़्यादातर जो मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली 18-19 ईयर्स वाले होते हैं, जो मेडिकली फिटनेस के लिए आ रहे होते हैं कि इन्होंने एडमिशन लेना है, कहीं कोई जाना है, बाहर जाना है। तो वो कई बार होता है बचपन से नंबर उनका ऐनक का। वो हम कहते हैं एम्ब्लियोपिया उसको, और वो पता नहीं होता। वो यूजुअली इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे तो एक दफ़ा उसके ऐनक का टेस्ट ज़रूर करें। अच्छा। क्योंकि आप दोनों आंखों से देख रहे हैं ना, तो एक कई बार वीक भी हो तो कम्पनसेट कर जाती है, बच्चा बताता नहीं है। एग्जैक्टली। सो ये क्या कोई इलामात भी हैं कि बच्चे को स्ट्रेस होगा, सर पे दर्द होगा, महसूस होगा, तो फिर आप अगर तो एक आंख में इशू है ना, फिर तो वो आपको बताएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। अनलेस दोनों में इशू हैं तो फिर या तो वो टीवी के करीब खड़ा हो जाएगा जाके, उसको एंड करके देख रहा होगा, या फिर बहुत मल रहा होगा। ज़्यादातर कई बार होता है 1-2 क्लास में ना पढ़ाई में कुछ बच्चे अच्छे नहीं होते, तो वो आप डांटते रहते हैं उनको, लेकिन असल में कई बार ऐनक का नंबर होता है उसका बेचारे का, उसको पता नहीं होता, नजर नहीं आ रहा होता और उसको समझ नहीं आ रही होती इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए, आंखों के कुछ लोगों के ना अंदर ऐसे पर्दा आने लगता है, वो क्यों आता है और उसके लिए इलाज सिर्फ सर्जरी ही है या वो वैसे भी ठीक हो सकता है? इज दैट कॉल्ड मोतिया? एक है जो कि सामने से आपको शीशे में नजर आता है, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मैंने बहुत से लोगों का देखा है उनकी एक साइड से ऐसे पर्दा। वो हम उर्दू ज़बान में उसको कहते हैं कि चर्बी आ गई या फिर नखूना आ गया। हाँ जी। तो वो जो है इट इज़ अगेन ड्यू टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, कि वो अगर तो सन की लाइट डायरेक्ट लग रही है, सन ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहा, ये क्वालिटी सन ग्लासेस की अच्छी नहीं है, तो उसका बेस्ट हल प्रिवेंशन का ये है कि आप यूवी फिल्टर वाली ग्लासेस इस्तेमाल करें। जो थोड़ी सी कंपनी बेहतर है ना शीशे वाली, ये तो वो आप लगा के देते हैं। एक और मजे का टॉपिक जो है वो छेड़ा है। और इस हवाले से आप लोग आई सर्जन्स क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि बाहर तो आप देखते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ग्लासेस भी उस तरीके से, और इस वजह से आप कोई भी पहन लेते हैं, प्लास्टिक भी पहन लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, और उससे जब सन रेज पास होती हैं वो कितने डैमेजिंग है? अभी अगर तो यूवी फिल्टर नहीं है ना उस शीशे के अंदर, जो आप बहुत सस्ती सी कोई आपने उठा ली अगर ग्लासेस, तो होगा तो टेंट उसके अंदर। अब टेंट होगा तो एक खिड़की होती है आँख की, प्यूपल कहते हैं, तो वो तो खुलता है जैसे रात को बड़ा हो जाता है, जैसे बिल्ली नहीं होती, आप उसको देखें तो आँख थोड़ी बड़ी होती है, छोटी होती है, तो इंसान की आँख भी ऐसे होती है। तो अगर आप ब्लैक ग्लासेस लगा रहे हैं तो पुतली तो खुल जाती है, लेकिन सनलाइट तो उसी तरह आ रही है, तो प्रोटेक्शन तो है ही नहीं। तो अच्छा, किसानों की हम अगर मिसाल ले लें, वो बेचारे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, चश्मे पहनते ही नहीं है, सो आया उन लोगों में ये केसेस ज़्यादा नज़र आते हैं? बिल्कुल ऐसा है, जो कि सनलाइट में ज़्यादा काम करना है, जैसे कि मजदूर हो गए, किसान हो गए, या वेल्डिंग, जो वेल्डिंग वाले भी हैं, जो गर्मी के साथ भी होता है ये। अच्छा। तो ड्राइनेस के साथ मजीद साइकिल बढ़ता जाता है। अच्छा। तो मेन इशू जो है ना सन एक्सपोजर है। तो सनलाइट में जब भी आप निकलें तो यूवी फिल्टर प्रोटेक्शन आप यूज़ करें। ठीक। तो एक तो आपके मसल जो झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती हैं एज के साथ, उस पर भी आप स्ट्रेच करते रहते हैं ना, तो एज के साथ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसमें भी प्रोटेक्शन होती है। दूसरा आपका पर्दे में भी प्रोटेक्शन होती है, कैटरेक्ट लेट बनता है, और ये जो नाखूना आप बात कर रही हैं ये भी प्रोटेक्शन इसकी रहती है। अच्छा, ये मोतिया क्या होता है? सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया? सफ़ेद मोतिया वेरी कॉमन, हर बंदे को एवेंचुअली होना ही होना है, हर बंदे को होना है। ये तो डॉक्टर साहब आपने अभी से हमें डरा दिया। या तो हम इंतजार करें बैठ के कि हमारा सफ़ेद मोतिया किधर पहुंचा है अभी तक। या तो 50 में होना है, या 70 में होना है, या 90 में होना है। होना क्यों होता है?
एज रिलेटेड चेंजेस हैं लेंस की, जो मैंने आपको लेंस बताया ना, आँख में हर बंदे का एक नेचुरली एक लेंस होता है। इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो सकता? इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका सिर्फ ऑपरेशन ही हल होता है? ऑल्दो काम हो रहा है आजकल यूएस में, उसमें ड्रॉप्स आए हुए हैं, उसमें मल्टीविटामिन्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन मेजरली ऑपरेशन इसका हल है? एक ही हल है ऑपरेशन। अच्छा, आंखों की फिर ये काला मोतिया क्या है? काला मोतिया ना मिसनोमर है, असल में काला मोतिया कुछ नहीं होता, सिर्फ होता सफेद ही। जैसे टायर का प्रेशर होता है ना, हाँ। उस तरह आंख का भी एक स्पेसिफिक प्रेशर है। अच्छा, वो मुख्तलिफ वजूहात से कई बार बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो डैमेज करता है आपकी जो दिमाग से तार आ रही है ना आंख की, उस पर प्रेशर डालता है। हाँ, मैं इसी तरफ आना चाह रही होता थी। वो ग्लोकोमा, इंग्लिश का वर्ड है ग्लोकोमा। हाँ, तो लोगों को समझाने के लिए कहते हैं काला मोतिया हो गया, क्योंकि नज़र चली जाती है बगैर बताए, ये पता ही नहीं चलता। सुबह आप उठे हैं तो चली किसी गई। नहीं, सुबह नहीं, वक्त के साथ साथ जारी होती है। अच्छा, ऐसे एक मूवी देखने में हमें आई थी जिसमें ना वो कहते हैं कि जी मेरे बचपन में बॉल लगा था जी, वो रग टूट गई है तो इसलिए मुझे नज़र आना बंद हो गया है। सो इज दैट अ पॉसिबिलिटी? और दूसरी चीज़ ये, क्या इज दैट क्योरेबल? अच्छा, आँख एक ना बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी एक खूबसूरत चीज़ और बड़ी नेमत यूनिक है, चीज़ बनी है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो पिछला पार्ट है ना, उसका 90% ऑफ द पार्ट ना वो दिमाग का हिस्सा है वो। ठीक, तो वो कनेक्टेड है दिमाग के साथ। दिमाग के साथ ठीक। अगर दिमाग में कोई मसला होता है ना तो आँखों पे भी आता है। अच्छा, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है कि सर पे लगी हो तो एक कोना हिस्सा गायब हो गया हो उसमें पेशेंट का, ठीक ये बिल्कुल पॉसिबल। सो इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर के तारों से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर और के बहुत कॉम्प्लेक्स तारों से। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। रेटिना सर्जरी, रेटिना ये क्या होता है और इसकी सर्जरी क्या होती है? आँख का पर्दा उर्दू में हम इसको यूजुअली कहते हैं। जैसे रिसीवर होता है ना एक चीज़, तो रिसीवर अपनी लाइट लेके आता है, आँख के बाहर से आती है, आँख के सुराख में से लेंस से गुजर के आती है, पड़ती वो पर्दे पे है, रेटिना पे। ठीक, रेटिना देता है तार को, जो तार जुड़ी हुई है दिमाग के साथ। ठीक है। अब वो रिसीवर ठीक होगा तो आपको नजर आएगा। तो रिसीवर इज अ गोल थिंग Retina. व्हिच कॉल्ड रेटिना, उसमें वेसल्स भी होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और ये सर्जरी होती है इसकी? सर्जरी तब होती है अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए इसके साथ। और इसके साथ क्या मसला होता है? कोई चीज लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इस वजह से एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट कोई प्रॉब्लम होती है? एक्सीडेंट तो एक थोड़ा कम इंसिडेंट्स होते हैं। हाँ। ज़्यादातर जो कॉमनली पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं डायबिटिक, वो शुगर के साथ। अच्छा, डायबिटिक लिंक्ड है आए? बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं दिन में अगर 50% देखता हूँ, उसमें से 40% शुगर की वजह से मुतासर है। अच्छा, ओके, सो रेटिना उनका डैमेज होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता और फिर आप लोग उसकी सर्जरी ऑप्ट करते हैं, तो उसी का रेटिना ऑपरेट होता है या इसकी कोई ट्रांसप्लांट होती है, कोई चीज़ होती है इसकी किसी और है। शुगर के साथ जैसे अगर हम बात करें ना, तो शुगर के साथ हम चाहते हैं कि हम उसको डिले रखें, उसको रखें सर्जरी से दूर, उससे पहले बेहतर होने का चांस होता है अगर वो शुगर कंट्रोल कर ले तो सर्जरी की तरफ बात नहीं जाती। सर्जरी आखिरी हल है, पहले और ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, सर्जरी वैसे आपने जिक्र किया, लेज़र भी बहुत सारे लोग उसकी तरफ भी ऑप्ट करते हैं। इज दैट सेफ लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें? लेज़र आई में ना बहुत सारे किस्म के हैं। अच्छा, वो जो लेंस आप परमानेंट लेंस की तरफ जाते होते हैं, वो लेंस नज़र भी के लिए। डिफरेंट चीज़ है। एक लेज़र जो आजकल मशहूर है ना, जो लोग सुनते हैं, वो होता है जी कि आपने ऐनक पहनी हुई है, उसको तो हटाओ, उसको रिप्लेस कर दें। कॉमनली आम आवाम उसको समझती है लेज़र है, लेकिन लेज़र और तरह के भी हैं जिनमें हम लेंस जब डला होता है आँख में, उसको साफ करने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, पर्दे को रिपेयर करने के लिए यूज़ हो सकता है लेज़र, आँख का प्रेशर कम करने के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन मेजरली मेरा ख्याल है जो हमारा वाला commonly फोकस है वो बना यही हुआ वाला है है, कि जो हाँ। कॉमन एक बात ऐनक चलती उतारने है, के लिए। हमें ये पता सेफ होता है? basically है। सेफ़ जो वर्ड है ना, हम लिटरेचर के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो सेफ्टी लेज़र की जो है ना, आई ग्लासेस रिमूवल वाली, वो 99.9999% है, 4 डेसिमल। अच्छा अच्छा, ठीक So, है। तो मतलब और वो आप कितना लॉन्ग टर्म है? लाइक आपकी बिल्कुल ग्लासेस रिप्लेस हो जाती हैं कितने अरसे के लिए? ग्लासेस देखें ना, अगेन वही बात कि दूर का नंबर भी है और नज़दीक करीब का भी नंबर है। हाँ। अब नज़दीक वाला आता है 40 के बाद। अच्छा, तो 40 के बाद हम यूजली रेकमेंड करते हैं कि यार अभी आप आउट हो गए, तो दूर की करेक्शन मेनली चलती है। जो 99% ऑफ द केसेस जो मैं भी ट्रीट बिफोर करता हूँ, 40 आप लोग? मतलब आइडियल एज फीमेल्स मेल्स जो हैं वो 22-23 में कराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे जो है ना, आजकल बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी लग रहा है, ठीक है, और उनका मेनली हम कह सकते हैं उनका मेनली जो है वो फ़ोन स्क्रीन्स की वजह से ही है। तो उनकी मसल्स अगर अभी से इतनी वीक हो गए, तो हम उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि उनका सर्जरीज ही होती रहेंगी या फिर? अच्छा, ये जो नंबर आ रहा है ना, इसकी स्टडी हुई थी यूएस में कोविड के टाइम।
अच्छा, कोविड के बाद इन्होंने नोटिस किया कि यार बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो उसकी वजह एक ये थी कि उन्होंने स्टडी किया कि क्या वजह बन रही है। उन्होंने कहा यार वो कोविड में सारे बच्चे घर पे बैठे रहे, वो बाहर निकले ही नहीं। वो डिस्टेंस ही आपको करीब करा, टीवी आगे पीछे, तो बाहर निकलता है ना तो बंदा दूर देखता है, ग्रीनरी देखता है, सारा मिलती है। बिल्कुल डिस्टेंस आपको दूर का होता है तो मसल उस तरह काम करते हैं। तो करीब रह के ना वो करीब के नंबर आने शुरू हो गए उनके माइनस वाले। अच्छा। तो वो एक स्पाइक आई उसमें। ठीक। तो अभी सबको रेकमेंड यही किया जाता है कि स्क्रीन टाइम भी कम करें और आउटडोर एक्टिविटी भी बढ़ाएं बच्चों की, ताकि ये इंसिडेंट्स कम हो। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ है कि अब देखें हम ना स्क्रीन टाइम हम छोड़ सकते हैं, ना कंप्यूटर छोड़ सकते हैं, ना फ़ोन छोड़ सकते हैं, ये तो बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, ठीक है। लेकिन एहतियात कर सकते हैं। अब कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद हम ये है कि स्क्रीन टाइम छोड़ दें, अब रात का टाइम है तो किस टाइम हमने स्क्रीन टाइम छोड़ना है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों के एक्सरसाइजेस कुछ करते होते हैं। अब मोस्टली लोगों को ये पता भी नहीं होता, मुझे भी जब डॉक्टर ने बताया था मुझे भी नहीं पता था। सो कैन यू एलैबोरेट दैट? अच्छा देखें, स्क्रीन टाइम से ज़्यादा जो मसले आ रहे हैं ना वो अगेन ये नहीं है कि ऐनक का नंबर आना शुरू हो जाता है या कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चों में बिल्कुल इशू आते हैं 6 साल से नीचे। बड़ों में ज़्यादातर ना ड्राइनेस और मसल्स के इशू आते हैं। अब ड्राइनेस आंखें खुली रखते हैं ना, बंदा भूल जाता है यार जब खाना हो, जब कहानी में है यार, तो वो एवेपोरेट होते रहते हैं आपके आंसू, तो एक वो मसला है। तो आप मेक श्योर कि आप ब्लिंक ठीक कर रहे हैं और हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड की ब्रेक लें। 20-20-20 रूल हम कहते हैं इसको। अच्छा, 20 मिनट बाद 20 सेकंड की ब्रेक लें और 20 फुट दूर देखें। अच्छा। टाइमर लगा लें साथ 20 मिनट का, जो आजकल हर बंदा कंप्यूटर पे लगा हुआ है, काम कर रहा है, ऑनलाइन भी सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल है। तो टाइमर लगाएं, 20 सेकंड की और ब्रेक वो लें, दूर फोन के नहीं, वो पेन के ऐसे नोक को भी ऐसे नाक के करीब सीध में रख के देखना होता है। अगर आप 40 से कम है और आपको करीब का इशू आ रहा है, हाँ, अच्छा। तो हम एक टेस्ट करते हैं, कन्वर्जेंस टेस्ट। उसमें पता चलता है कि यार करीब के मसल कमज़ोर हो गए हैं कि नहीं। अच्छा। मैं भी करूँगा, मुझे भी होगा, क्योंकि मेरा भी कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अच्छा। तो आपने एक लिखी हुई चीज़, पेन आप पकड़ते हैं ना, जैसे पियानो है, पी लिखा होता है उसका, तो एक कॉमनली अवेलेबल चीज़ है। वो पी को सामने रखें, उसको आप दूर से ना करीब लेके आए, तो जहाँ आपको लगे कि धुंधला हो गया है, थोड़ा सा पीछे कर लें। नॉर्मल डिस्टेंस ना यहाँ पे होता है नॉर्मली, तो मुझे भी खैर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, और वो डायरेक्टली लेकिन हमारी जो लिखी हुई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा। लिखी हुई चीज़, रैंडमली यूं नहीं करते रहना आपने, लिखी हुई चीज़ पे करना। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जो Very आपकी nice. बनाई को मजबूत बनाती हैं। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई ऐसी डाइट है जिस तरीके से कहा जाता है कि आपके खून की रवानी जो है अगर वो बेहतर होगी तो कोई आंखों की सेहत न्यूट्रिएंट्स जो है वो होते बेहतर हैं, कुछ होगी? मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बचपन फ्रूट्स से हम भी सुन ऐसे रहे हैं। हैं कि गाजर का जूस गाजर, पीना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। थ्योरेटिकली बिल्कुल सही बात है, अच्छा। गलत नहीं है, ओके। तो बिल्कुल पिएं। लेकिन इसमें यह है कि ग्रीन फलों, ग्रीन कलर वाली सब्जियां और ऑरेंज कलर वाले, हाँ। ये स्टडीज़ के मुताबिक क्या कि आंखों के इम्प्रूव लिए करती हैं। बेहतर। हाँ जी। अच्छा, ये ग्रीन कलर का वैसे आंखों के साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई कनेक्शन है। आप ग्रीनरी देखते हैं तो डेप्थ आती है और ग्रीन फूड भी खाते हैं, ठीक हो गया। कोई जो है ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आंखों के आजकल चश्मे के नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो जाए चाहे वो बड़े हो जाए, तो एहतियात के लिए कोई आपको एज ए डॉक्टर पता हो ऐसी चीज़ जो हम एहतियात करें तो कम हो जाए? बच्चों का स्पेशली है, रिकमेंडेड जो अभी गाइडलाइन चल रही है इंटरनेशनली, वो यही है कि 2 साल से कम बच्चों को 0 स्क्रीन टाइम पे रखें। ठीक, तो ये बहुत ताकि ज़रूरी उनके मसल्स जो हैं वो पहले से ही वीक ना हो जाए। पहली चीज़ ये है। सेकेंडली 2 साल के बाद जब स्क्रीन टाइम शुरू भी करते हैं तो दिन में 1 घंटे ज़्यादा ना हो और सुपरवाइज्ड किसी के एडल्ट साथ हो, और उसको छोड़ के आप वो ना हाँ, करें। क्योंकि बच्चे आजकल वैसे उसकी वो भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, जो एक तो ये आई साइड का भी है ना, लेकिन वो बिहेवियरल चेंजेस भी फिर आती हैं। ओके, Definitely. थैंक यू सो Well, वेरी thank you so much, मच डॉक्टर सलमान सोहेल, आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं हिस्ट्री के सेगमेंट की तरफ। हिस्ट्री के सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे 22 जनवरी है आज, और 22 जनवरी 1666 यानी कि 1666 में मुग़ल बादशाह शाहजहां का आज के दिन इंतकाल हुआ था। शाहजहां जो है वो ताजमहल की वजह से भी पहचाने जाते हैं, और पूरी दुनिया में उन्होंने जिस तरीके से मुग़ल आर्किटेक्चर को दुनिया की अपनी एक मुग़ल सल्तनत की पहचान बनाया, इस्लामी सल्तनत की पहचान बनाया, कि आज दिन तक वो तमाम तर किले और वो तमाम तर चीज़ें बनी हुई लाहौर के अंदर भी और आगरा के अंदर और दिल्ली के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, वो एक मुँह बोलता
सबूत है और उन्हें मुग़ल फ़न तामीर को बुलंद पाए तक पहुंचाने में बहुत बड़ा उनका किरदार। उन्होंने अपनी बीवी की जो है वो मोहब्बत में मुमताज़ महल जो है वो भी जो आज ताजमहल के नाम से जाना पहचाना जाता है। ज़िंदगी के आखिरी साल शाहजहां ने आगरा के किले में गुजारे और वफ़ात के बाद उन्हें ताजमहल में दफन किया गया। सो आज का दिन हिस्ट्री में इस हवाले से अहम है कि शाहजहां का इंतकाल कहते हैं तारीख शाहजहां से है, शाहजहां तारीख से नहीं है। वाह क्या बात है, क्या कहने आपके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।